ओके तो हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक। एक बार देख लेते हैं सब सही से हो रहा है। यस 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 सर, यस सब बराबर है। स्वागत है सर आप सबका एक बार फिर से हमारे लेक्चर नंबर 3 में। 3 लेक्चर सर अपने होने आ रहे हैं। आई होप आप होमवर्क वगैरह सब टाइम टू टाइम कर रहे हो। टेलीग्राम चैनल पे मैं टाइम टू टाइम होमवर्क अपलोड कर रहा हूँ आपका, जो भी नोट्स आपको बनाने हैं, और आपको बस वो क्या करना है, शिद्दत से बनाना है घर पे बैठ के सर। तो ही मज़ा आएगा, नहीं तो सर फिर मज़ा नहीं है। फिर तुम आ रहे हो लेक्चर देख रहे हो, पता भी नहीं है देख भी रहे हो कि नहीं, क्योंकि कमेंट तो कोई कर नहीं रहा है कि नहीं। तो तुम लोग को जो है क्या करना है सर, लेक्चर देखना है, और लेक्चर देखते वक्त तुम अपना अटेंडेंस लाओगे कमेंट सेक्शन में कि भाई हाँ हम देख रहे हैं। ठीक है, पूरा लेक्चर देखना है तुमको। शांति से लेक्चर देखा करो, और जो होमवर्क के नोट्स है वो तुमको टाइम टू टाइम बनाने। तो मैं तुमको रिमाइंड करवाता रहूँगा, लेकिन बनाना तुमको पड़ेगा। ठीक है, मैंने मेरे बना लिए, तब तुमको तुम्हारे बनाने। तो इसके लिए तुम लोग क्या करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करके रखो। बाकी कल अपन ने क्या पढ़ा था उसको अपन एक बार आज देख लेते, है ना। और तुम लोग भी आई होप रिवीजन वगैरह कर रहे हो, पढ़ रहे हो घर पे। जनवरी 25 में अगर तुम्हारा अटैम्प्ट में, तो इतना तुमको लोड लेने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी टाइम है। लेकिन अगर तुम्हारा अटैम्प्ट September 24 वाला है, तो तुमको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। ठीक है, तो तुमको जो है टाइम टू टाइम मेरे साथ में चलना पड़ेगा, घर पे रिवाइज करना पड़ेगा। January 25 थोड़ा आराम से भी अगर ऐसे लेंगे, लीनियरली भी लेंगे तो चल जाएगा। लेकिन September 24 वालों को एकदम, मतलब एकदम अपना जोर लगाना पड़ेगा, तो ही होएगा। नहीं तो January 25 वालों के लिए तो बहुत टाइम है अभी। ठीक है, सो तुम देख लो तुम्हारा अटेम्प्ट किस में क्या है, उस हिसाब से तुमको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। टाइम काफ़ी लिमिटेड है अपने पास। तो आते हैं अपन और कल का देखते हैं कि क्या अपन ने कल पढ़ा था। कल अपन ने बेसिकली इंपॉर्टेंस ही पढ़े थे। इसके ऊपर का तो अपन देख चुके हैं, है ना। इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन अपन ने देखा था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। तो अपन देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो मेन अपना जो एरिया जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैं सिर्फ उसको ही आपको जो है यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ। कल अपन ने नोकिया वगैरह इन सब के इसमें भी देखे थे, क्या देखे थे, एग्जांपल्स देखे थे। किसके लिए? कि भाई उन्होंने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, वो लोग फिट नहीं थे। हमारे लिए फिट का डेफिनेशन क्या है कि भाई अगर कोई भी चेंज आ रहा है और तुम उसको अडॉप्ट कर रहे हो, तो तुम हमारे लिए फिट हो। नोकिया ने चेंज को अडॉप्ट नहीं किया, इसलिए वो हमारे लिए फिट नहीं था, इसके लिए वो सर्वाइव नहीं कर पाया, इसलिए उसके बाद उसका जो है ग्रोथ नहीं हुआ उतने अच्छे से। एक टाइम पे वो बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा और अच्छा वो कर सकता था अगर वो चेंज को अडॉप्ट करता। उसने चेंज को अडॉप्ट नहीं किया, इसकी वजह से वो क्या हो गया सर, उसका उसको जो है सक्सेसफुल जो है सक्सेस वो अचीव नहीं कर पाया। ठीक है, नोकिया। उसके बाद अपन ने क्या देखा सर, बेनिफिट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो लेकिन January 25 में हो सकता है रिपीट हो जाए, क्या पता September 24 में रिपीट हो जाए। कुछ बोल नहीं सकते भाई, ICI अपनी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 7 पॉइंट, जैसे 7 पॉइंट एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो। कि सबसे पहले अपने को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है हमारे गोल्स एंड मिशन को डिफाइन करने में। आज गोल्स क्या होते हैं, मिशन क्या होते हैं, अपन आज वो इस पे अपना चर्चा होने वाला है। हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सर्टन कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। दूसरा, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। ठीक है, ये अपना एक लिमिटेशन भी है कि वो अपने को सिर्फ प्रोएक्टिव बनाता है, रिएक्टिव नहीं बनाता, और अपने को रिएक्टिव भी थोड़ा सा होना पड़ता है। तो ये उसके लिमिटेशन में भी एक पॉइंट तुम याद रखना। उसके बाद अपना वो फ्यूचर, थोड़ा सा फ्यूचर के लिए अपने को तैयार कर लेता है, तो फ्यूचर से एक दूसरा पॉइंट में निकल लो क्या, प्रिपेयर्स द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। उसके बाद सर वो अपने को एक फ्रेमवर्क देता है कि भाई अपन सारे मेजर डिसीजंस ले सकते हैं, है ना। वो सर्व करता है एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, अपने को खड्डों में गिरने से बचाता है। ठीक है ना। आगे अपने को कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स, यानी कि एक शील्ड की तरह काम करता है कि अपन खड्डे में नहीं गिर पाएंगे, है ना, कोई गलती नहीं करेंगे अपन। समझ रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन अपन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन। इनहांस अपना जो बिजनेस का लाइफ उसको जो है बढ़ा देता है, इनहांस द लॉन्जेटिविटी ऑफ द बिजनेस। तो ये अपने साथ क्या थे सर, बेनिफिट्स बोल लो या फिर इंपॉर्टेंस बोल लो, वन एंड द सेम बात हो गई। मैं एक बार देख लूँ भाई कि अपना रिकॉर्डिंग हो रहा है ना सब बराबर से। यस, सब बराबर से हो रहा है। कोई अगर नीचे कुछ दिक्कत वगैरह आती है तो कमेंट्स में तुम बता दिया करो मेरे को। ठीक है, उसके बाद सर अपन आते हैं किसके ऊपर, लिमिटेशन के ऊपर। तो लिमिटेशन के अंदर सर एक लिमिटेशन तो अपन ने यहीं पे देख लिया था। क्या देख लिया था, रुको मैं हाईलाइटर निकाल लेता हूँ। आ जाओ हाईलाइटर, लेटर आ गया। हाँ, तो एक अपन ने लिमिटेशन क्या देखा था कि यार वो अपने को सिर्फ और सिर्फ प्रोएक्टिव बनाता है, ठीक है, रिएक्टिव नहीं बनाता। तो ये अपन ने नीचे एक लिमिटेशन देखा था। क्या देखा था कि यार अपने को जो है क्या है, किधर गया अपना, इधर ही देखा था ना सर, किधर गया अपना, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कॉस्टली है, और डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट। कहाँ भाग गया बे, यहाँ पे सर पहला पॉइंट सर क्या बोला अपन पहले पॉइंट में, क्या है सर, इन्वायरमेंट अपना काफ़ी ज़्यादा क्या है, टर्बुलेंट है, कॉम्प्लेक्स है। तो इन्वायरमेंट अपना क्या है सर, टर्बुलेंट है, कॉम्प्लेक्स है। तो अपने को जो है चीज़ों को प्रिडिक्ट करने में थोड़ा दिक्कत होता है कि अपन जो जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हो, ज़रूरी थोड़ा ना है ना। तो इसमें अपन ने ईवी का एक एग्जांपल लिया था कि ईवी वाली जो कंपनियां थी वो प्रिडिक्ट कर रही थी क्या, कि भाई गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है तो कस्टमर लोग भी अपनी गाड़ियां भर भर के लेंगे। लेकिन क्या होगा, एक गाड़ी में लग गई आग, तो अब लोगों ने जो है बोला भाई ईवी नहीं लेना अपने को,
अपना पेट्रोल गाड़ी ठीक है। तो ईवी वाली कंपनियों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा? क्योंकि इन्वायरमेंट में एक ऐसा चेंज हुआ, इन्वायरमेंट के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि अभी सारी कंपनियों पे इम्पैक्ट डाल रहा है। ओला की गाड़ी के अंदर जो है आग लगा, लेकिन जो बाकी कंपनियां, टाटा हो गया, एथर हो गया, इनको भी तो नुकसान होने लग गया। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में एक ऐसी चीज़ हो रही है, इन्वायरमेंट आपका इतना टर्बुलेंट है, इन्वायरमेंट आपका इतना कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से आपके बाकी जो कंपनियां उनके ऊपर भी जो है इम्पैक्ट पड़ रहा था उस चीज़ का। ठीक है। और उनकी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बनी बनाई हुई थी, सारा कुछ वो प्लान करके बैठे थे। तो उनको चेंज लेने में जो है थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। ठीक है। तो ये अपने को समझना है कि इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, टर्बुलेंट है, जिसकी वजह से अपना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट थोड़ा सा लिमिट हो जाता है कि अपने को पहले से प्रोएक्टिव बना के रखता है, रिएक्टिव वो अपने को बनाता ही नहीं है। तो अपन अभी क्या करें? इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, अपन क्या करें? है ना? तो वो दिक्कत आ रही है इसके अंदर। उसके बाद आ रहा था टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बहुत ज़्यादा। फिर अपन ने देखा क्या है, कॉस्टली है। कॉस्टली क्यों है? क्योंकि यार एक्सपर्ट वगैरह लेकर आने पड़ेंगे। अपने बस की बात तो नहीं है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। किसी अच्छा एक एक्सपर्टीज़ वाले बंदे को अपने को लेकर आना पड़ेगा, जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, वो जो कि एक्सपर्टीज़ रखता है अपने पास। तो उसको अपने को लेकर आना पड़ेगा। उसको लेकर आएंगे तो वो फ्री में तो आएगा नहीं, पैसा लेगा। तो अपने लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या हो गया? बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो गया। फिर अपन क्या बोल रहे हैं सर? फिर अपन बोल रहे हैं कि यार अपने को जो है अपना अपना जो कॉम्पिटिटर है वो क्या रिस्पॉन्स दिखाएगा अपनी स्ट्रैटेजीज को लेकर के, ये अपने को नहीं पता। उसका क्या रिस्पॉन्स होगा अपने को नहीं पता ना। तो वो एक अपना लिमिटेशन हो गया कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अपने को, अपन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर अपने को ये नहीं पता चल रहा कि अपना कॉम्पिटिटर क्या करेगा। अपन अब सिर्फ अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। कॉम्पिटिटर की क्या तैयारी है वो तो अपने को नहीं पता ना। क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटर है हमारा, जो भी कॉम्पिटिटर हमारे कॉम्पिटिटर का मतलब कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन का भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट एक बंद कमरे में बैठ के जो है अपने सारे मीटिंग वगैरह कर रहा है। वो थोड़ा ना किसको बता रहा है कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे। वो तो चार लोग हैं आपस में जो भी बैठे रहेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर में, मीटिंग हो रही है, मीटिंग के अंदर जो भी उनका डिसीजन हो रहा है वो उनको पता, और किसी को थोड़ा ना पता। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से आप वो थोड़ा ना पता कर पाओगे। तो ये एक हमारा यहाँ पे क्या था, लिमिटेशन था। तो चार हमारे सर लिमिटेशन के पॉइंट हो गए। उसके बाद सर आज का जो है हमारा लेक्चर यहाँ से जो है शुरू होता है। अभी तक तो अपन ने रिवीजन किया कि अपन ने पिछली अपनी क्लास पे क्या पढ़ा। अब अपना जो है इस क्लास पे अपन क्या पढ़ने वाले, तो इस क्लास पे अपन जो है स्ट्रैटेजिक इंटेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट बेसिकली तुमको समझ में आ रहा है कि यार कि भाई अपना ऑर्गेनाइजेशन का क्या अप्रोच रहेगा, क्या उसका नज़रिया रहेगा, वो कैसे जो है काम करना चाह रहा है, वो अपने आप को कैसे जो है फ्यूचर में देख रहा है, वो सारी बातें अपन यहाँ पे जो है पढ़ने वाले। उसके अंदर बाद हम लोग जो है विजन, अब मैंने बोला ना आपको कि अपन मिशन गोल्स वगैरह उसके बारे में यहाँ पे जो हमारा जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जिसमें अपने को हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? अपने गोल्स एंड मिशन को डिफाइन करने में। तो इसके बारे में सर आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई गोल्स क्या होते हैं, मिशन क्या होते हैं। ये हमारे स्ट्रैटेजिक इंटेंट के अंदर चीज़ें अपन देखेंगे। देखो गोल्स क्या होते हैं, फिर अपने मिशन क्या होते हैं, ये अपन पढ़ना है। विजन क्या होगा, ये आज अपन देखेंगे। वैल्यूज़ क्या होते हैं अपने, ये अपन देखने वाले, है ना? तो देखो विजन में अपने को, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में। ये जो एरिया है स्पेसिफिकली, इस एरिया से आपको कैसा क्वेश्चन एग्जाम में वो पूछेगा। एक तो सर आपको यहाँ पे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, कि भैया एसेंशियल्स बता दो। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन है कि एसेंशियल्स बता दो आप आपके स्ट्रैटेजिक विजन का, कि विजन के क्या एसेंशियल्स होते हैं। एक आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लेगा। तो आपको ये जो चार पॉइंट इधर आपको दिख रहे हैं, अपन ने पढ़ा नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है। तो अपने को ये जो चार पॉइंट फिर वहाँ पे लिखने पड़ेंगे कि भाई स्ट्रैटेजिक विजन के ये चार एसेंशियल्स आते हैं। फिर उसके बाद सर एक दूसरा क्वेश्चन वो आपको क्या बोलेगा, आपको एक केस स्टडी बना करके देगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये बिजनेस है। ठीक है। वो फ्यूचर में जो है ऐसे ऐसा जो उसका अप्रोच रखना चाह रही है, फ्यूचर में वो ऐसा बनना चाह रही है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप क्या करो, एक विजन स्टेटमेंट बना के दो। ठीक है। वो आपको बोलेगा कि भाई तू विजन स्टेटमेंट ड्राफ्ट कर, तू मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट कर। तो आपको फिर जो है ऑन द स्पॉट वहाँ पे बैठ के जो है एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी के लिए जो कि आपको केस जो है उसने दिया हुआ है, केस में वो आपकी सारी डिटेल्स बता देगा कि इसका ये नज़रिया है, इसका मैनेजमेंट का जो है ऐसे ऐसे करने का जो है ये जो उनका अप्रोच है। थोड़ा बहुत आपको बेसिक डिटेल्स दे देगा। उसके बेसिस पे आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपका विजन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा उस कंपनी के लिए, मिशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा उस कंपनी के लिए। तो ये अपने जो है ये दो टाइप के मेजर जैसे क्वेश्चन आते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे आप मिशन का एक डायरेक्ट क्वेश्चन जो है रिसेंट एग्जाम में उन्होंने पूछा। देखो May 24 के, मैंने कल भी आपको बताया था कि May 24 में डायरेक्ट ये क्वेश्चन जो है आ गया था कि भाई मिशन जो है आपकी जो एक कंपनी है उसके पास मिशन होना क्यों ज़रूरी है, क्यों अपने को जो है मिशन अपने पास होए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के पास होए, ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मिशन होना कंपलसरी, मतलब मिशन तो होना ही चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के पास, ऐसा क्यों ज़रूरी है। तो उसके लिए अपने पास ये जो कुछ 8 पॉइंट है, ये 8 पॉइंट अपने को वहाँ पे एग्जाम में लिखने थे। ये क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो, एग्जैक्ट मैंने क्वेश्चन नंबर के साथ मेंशन किया हुआ है, क्योंकि मैंने ये पेपर दिया हुआ है तो मेरे को पता है कौन से क्वेश्चन में क्या पूछा था, और क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल होता है, तो आप लोग भी जाके चेक कर सकते हो। कि क्वेश्चन नंबर 7 में May 24 के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था यहाँ पे कि भैया मिशन स्टेटमेंट क्यों आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास होना चाहिए। तो आपको फिर ये डायरेक्ट 8 पॉइंट जो पूरे ये आपको दिख रहे, ये 8 पॉइंट आपको पूरे जो है लिखने पड़ेंगे।
ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं या तो फिर केस बेस्ड आएंगे, आपको केस बेस्ड जो है क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर आपको बोलेगा वो क्या कि भाई विजन बना के दे दे, इस कंपनी का मिशन बना के दे दे। तो आपको जो है सारी चीज़ों के लिए जो है तैयार रहना है, और अपन अभी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं ना, अभी अपन समझेंगे सारी चीज़ों को कि भाई विजन कैसे बनाना है, विजन होता क्या है। तो आप समझ जाओगे सारी चीज़ें। आप अपन देख सकते हैं एग्जाम्पल्स भी है कुछ कि HDFC का विजन है, फिर LIC का विजन है, एप्पल का विजन है। तो अपने पास यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज के जो है एग्जाम्पल भी है। तो उनके एग्जाम्पल्स एक बार अपन देखेंगे तो अपने को पता लग जाएगा भाई कुछ कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं, वो कॉमन वर्ड्स आप उसके अंदर डाल दो और आप किसी भी कंपनी का फिर विजन बना सकते हो, है ना। तो सारी चीज़ें अपन अभी जो है देखने वाले। तो आ जाओ सर ऊपर। सबसे पहले जो है थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक इंटेंट को समझते हैं कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है। आप लोग सोचो कि अपन इंटेंट बोलते हैं कभी भी कि इंटेंट मतलब इंटेंट से अपना क्या मतलब होता है कि अपन बोलते हैं यार इस बंदे का इंटेंट कैसा है। तो इंटेंट से अपन क्या मतलब क्या क्या सोच रहे हैं अपन। इंटेंट जब अपन बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, अप्रोच, कि उस बंदे का अप्रोच कैसा है ना। और अपन रिकॉर्डेड मोड पे तो मेरे को ही आपका जवाब देना पड़ेगा, आप लोग का जवाब तो मेरे को सुनाई देगा नहीं। तो थोड़ा सा आप कमेंट्स वगैरह में डाल सकते हो। तो इंटेंट से सर अपने को क्या समझ में आता है कि यार सामने वाले बंदे का अप्रोच कैसा है। ठीक है। जब भी अपन कोई गेम खेलते हैं क्रिकेट वगैरह, आपने कमेंट्री में सुना रहेगा कि भाई ये टीम का मेरे को ऐसा इंटेंट नहीं लग रहा है जीतने वाला। बोलता है ना अपने कोई भी ऐसे मतलब कोई भी एक्सपीरियंस क्रिकेटर बैठे थे, सुनील गावस्कर हो गए, वो बैठ के टिप्पणियाँ देते हैं अपने कमेंट्री करते वक्त कि भाई टीम का तो भाई इंटेंट ही है मेरे को जो एकदम ख़राब लग रहा है, स्लिप नहीं लगाई हुई इन्होंने, इधर स्लिप लगाओ, प्रेशर बनाओ, तो तुम्हारा जो है विनिंग ऐसे एकदम ऐसे विनिंग एटीट्यूड दिखता है, तुम्हारा इंटेंट समझ में आता है। ये इंटेंट तुम्हारा समझ में आ रहा है कि यार तुम लोग जीतना ही नहीं चाह रहे हो इस मैच को, तुम लोग ऐसे लल्लू बल्लू समझ रहे हो सामने वाली टीमों को। सुना है ना सर अपन ने क्रिकेट की कमेंट्री में सुना है। फिर जब भी कोई भी अपन गेम खेलते हैं तो उसके अंदर अपन ने सुना है कि यार टीम का इंटेंट होना चाहिए जीतने वाला। कि उनका इंटेंट मतलब क्या, अप्रोच, कि आपका अप्रोच जो है ऐसा होना चाहिए कि मतलब इंटेंट से अपने को आपका अप्रोच पता लगता है कि आपका अप्रोच कैसा है, सही है गलत है, वो अपन आइडिया लगा सकते हैं आपका इंटेंट समझ के। तो देखते हैं मॉड्यूल के अंदर वो लोग क्या अपने को बोल रहे हैं। तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट कैन बी अंडरस्टूड एज द फिलोसॉफिकल बेस। फिलोसॉफिकल बेस मतलब क्या कि यार आपका जो है आप लोग क्या सोच रहे हो, आपका क्या समझ है उस गेम को लेकर के। मतलब अगर गेम के साइड से अगर अपन देखें तो गेम को लेकर के आपकी क्या समझ है, आप कैसे गेम को जो है आगे खेलना चाहते हो। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर हम बोले तो ऑर्गेनाइजेशन आगे कैसे कंटिन्यू करना चाहती है, क्या उसके जो है इंटेंशन है कि कैसे वो काम करना चाहती है आगे, क्या वो फ्यूचर में बनना चाहती है, फ्यूचर में वो अपने आप को कैसे देख रही है, कैसे वो ग्रो कर रही है, कितने उसको जो है कितने तेज़ी से उसको ग्रो करना है। तो वो सारी चीज़ें आपका जो है स्ट्रैटेजिक इंटेंट के अंदर जो है इंक्लूडेड होता है। उसके बाद सर आगे वो क्या बोल रहा है सर, इट इम्प्लाइज द पर्पस इज, बेसिकली आपका पर्पस क्या है, क्यों आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है। आपने ऑर्गेनाइजेशन तो बना लिया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन आप बना के करना क्या चाहते हो। ठीक है। सबका अपने अपने अलग अलग पर्पस होते हैं। कोई कोई कस्टमर के लिए जो है कस्टमर को जो है अच्छा प्रोडक्ट देना चाहता है। कोई जो है अपना जो है कस्टमर को जो है कुछ सस्ता प्रोडक्ट देना चाहती है। कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं देना है उसको, मतलब उसका काम चल जाए, सस्ता सुस्ता प्रोडक्ट उसको देना चाहता है। कोई एकदम अच्छा उसको ऐसे इनोवेशन वाला प्रोडक्ट देना चाहता है। तो आपका क्या पर्पस है, आपने किस पर्पस के साथ में जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई हुई है। तो ये हमको पता चलता है आपके इंटेंट से। थोड़ा बहुत अगर लैग आया सर तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अपना सिस्टम क्या पावरफुल नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है। तो विच एन ऑर्गेनाइजेशन एंडेवर्स टू अचीव, कि भाई आपका जो पर्पस है वो पर्पस जो आप अचीव करना चाहते हो वो हमको आपका इंटेंट समझ के जो है समझ में आ जाएगा। इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ पर्सपेक्टिव ऑफ द मीन्स विच विल लीड द ऑर्गेनाइजेशन रीच इट्स विजन इन लॉन्ग रन। कि आपका जो भी विजन रहेगा, ठीक है, विजन जो भी रहेगा, विजन याद रखना जब भी अपन विजन की बात करें तो विजन जो है कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपके फ्यूचर के साथ डील करती है। बेसिकली अगर अपन कोई भी कंपनी का विजन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं ना, तो अपने को उसके फ्यूचर के बारे में पता लग जाएगा कि यार कंपनी फ्यूचर में क्या बनना चाहती है, फ्यूचर में कंपनी क्या करना चाहती है। ठीक है। कौन से कस्टमर की नीड्स को जो है वो सेटिस्फाई करके आगे अपन जो है सारी चीज़ें जो है समझेंगे पढ़ेंगे। तो लेकिन जब अपन विजन की बात करें तो विजन हमेशा याद रखना फ्यूचर से जो है आपका डील करता है। ठीक है। इट इज़ डीलिंग विथ योर फ्यूचर, कि फ्यूचर में आपका कंपनी कैसा चलेगा, क्या करेगा कंपनी, वो फ्यूचर के बारे में आपका जो है यहाँ पे बात करेगा। तो सर फ्यूचर के अंदर आपकी कंपनी जो है कैसे रहेगी, क्या क्या चीज़ें वो उस टाइम पे कर रही होगी, तो वो सारी चीज़ें आपकी जो है इंटेंट से हमको पता लग जाएगा। तो इट इज स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ पर्सपेक्टिव ऑफ द मीन्स, कि भाई कैसे आप आपका विजन को जो है अचीव कर पाओगे। अगर आपने अभी विजन स्टेटमेंट एक बना लिया तो उस विजन को अपने को पूरा भी तो करना है। ठीक है। आपने ठान लिया कि भाई आप सीए बनोगे, तो यार पूरा भी तो करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, एग्जाम जाके देना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, उसके बाद तो जाके सीए बनेंगे। तो अपना एक विजन देखा, अब उस विजन के लिए अपने को काम भी करना पड़ेगा। कैसे हम उस विजन के लिए काम करेंगे ना, वो हमको हमारे इंटेंट से पता लगेगा। समझ रहे हो आप लोग कि हमारा जो एक विजन है, अपन ने एक विजन सेट किया, फॉर एग्जांपल सीए बनना है, तो सीए बनने के लिए अपना इंटेंट क्या होना चाहिए कि अपने को पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है। डेली इतने इतने घंटे अपन ने पढ़ने चाहिए।
टेस्ट देनी चाहिए, एग्जाम देना चाहिए। तो ये अपना इंटेंट होकर ये अपने को पता लग रहा है कि यार अपन ऐसे अपने विजन को जो है पूरा कर पाएंगे, ऐसे अपन जो है अपने विजन को अचीव कर पाएंगे। तो वो आपका इंटेंट को जो है अगर आप एक बार समझोगे तो आपको पता लग जाए कि हाँ भाई ये बंदा ऐसे अपने विजन को जो है अचीव करने वाला है। तो वही सर किस मीन्स से आप जो है आपके विजन को पूरा करोगे ना, उसको जो है हम लोग जो है स्ट्रैटेजिक इंटेंट से जो है समझ सकते हैं कि आपका इंटेंट ये है। तो हम लोग को पता लग जाए अच्छा आप ऐसे आपका विजन जो है अचीव करने वाले हो लॉन्ग रन में। स्ट्रैटेजिक इंटेंट गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्स टू अटेन इन फ्यूचर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट अपने को क्या दे देता है, एक आइडिया दे देता है। आइडिया दे देता है कि भाई अपन जो है फ्यूचर के अंदर क्या हासिल करना चाहते हैं, कैसे अपन बनना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अपन जो है कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं अपने फ्यूचर में जाके। तो उसके लेकर के जो है अपने को एक स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या दे देता है, एक आइडिया दे देता है। ठीक है, इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स और स्टैंड्स फॉर। आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपने बना तो दी है, लेकिन आपने किस चीज़ के लिए बनाई है, क्या आपका मोटो है, क्या आपका पर्पस है। ठीक है, तो उसके लिए अपने को जो है ये क्वेश्चन का जो है अपने को जो है यहाँ पे स्ट्रैटेजिक इंटेंट जो है जवाब दे देता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन जो है किस चीज़ के लिए आपने बनाई हुई है, क्या किस पर्पस को जो है आप जो है अकम्प्लिश करना चाहते हो, आपने आपका पर्पस क्या है, ये चीज़ अपने को जो है स्ट्रैटेजिक इंटेंट से जो है पता लग जाता है। इट इंडिकेट्स द लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशन। आपका लॉन्ग टर्म में क्या मार्केट का पोजीशन रहेगा, आप किधर खड़े हुए रहोगे मार्केट के अंदर में। मार्केट के अंदर में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, आप कौन से पोजीशन पे रहोगे, आप लीड कर रहे रहोगे, आप कहीं बीच में स्ट्रगल कर रहे रहोगे। ये अपने को एक आइडिया लग जाता है कि अगर अपन आपका स्ट्रैटेजिक इंटेंट समझ लेते हैं तो। विच द ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्स टू क्रिएट और ऑक्यूपाई एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू पॉसिबिलिटीज़। कैसे आप जो है आपकी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढोगे, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कैसे करेगा, जब नई अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलेगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलेगी, वो उसको कैपिटलाइज करेगा ऑर्गेनाइजेशन, फिर ही तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने लिए जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगी। उसके बाद सर अपन आगे आ जाते हैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट को और अपन समझते हैं। स्ट्रैटेजिक इंटेंट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ विजन एंड मिशन। ठीक है, विजन मिशन स्टेटमेंट आप बना करके जो है अपना स्ट्रैटेजिक इंटेंट बता सकते हो लोगों को। अब आपको किसको बना, ऑर्गेनाइजेशन विजन मिशन बना रही है, किसके लिए बना रही है, एक तो आपके एम्प्लॉयज़ लोगों के लिए कि एम्प्लॉय लोगों को पता हो कि यार कंपनी का पर्पस क्या है। अगर कंपनी का पर्पस उनको पता है तो वो भी तो फिर उसी डायरेक्शन में काम करेंगे। बेसिकली अपन ने ऊपर भी एक, अगर आपको याद रहेगा तो पिछले अपन ने लेक्चर में बात किया हुआ है कि यार विजन अपने को, मिशन जो होते हैं ये अपने को एक डायरेक्शन दिखाते हैं कि किस डायरेक्शन में अपन ने चलना चाहिए। आपने जो है ये तय कर लिया कि आप लोग सीए बनोगे, लेकिन किस कोई एक डायरेक्शन होगी ना जिस डायरेक्शन में आपको चलना होगा, उस डायरेक्शन में आप चल के ही सीए बन पाओगे। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ अपने गोल रहते हैं कि यार मेरे को जो है मेरा जो भी, मैं जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, से फॉर एग्जाम्पल अपना कोई, मैं जो है गाड़ियाँ बना रहा हूँ, गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो मेरे को उसके अंदर बेस्ट बनना है। मेरे को जो है एकदम इंडिया के अंदर जो है मेरे को पूरा मार्केट कैप्चर करना है। ठीक है, मेरे को इंडिया के अंदर मेरी हर एक बंदा मेरी गाड़ी चलाना चाहिए। ऐसा कुछ मेरा जो है विजन रहेगा, ऐसा कुछ मेरा जो है मिशन रहेगा कि यार मेरे को एकदम लो कॉस्ट पे जो है सबको गाड़ियाँ प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ये आपका विजन मिशन आपको डायरेक्शन दिखाएगा कि यार इस डायरेक्शन में अपने को जाना पड़ेगा, तब जाकर के अपन अपना विजन मिशन जो है अपन अचीव कर पाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजिक इंटेंट में जो है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट को आप जो है फॉर्म करते हो बाय फॉर्मिंग योर विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स फॉर द विजन एंड मिशन स्टेटमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एट अ कॉर्पोरेट लेवल। याद रखना आपके जो विजन और मिशन स्टेटमेंट्स बनते हैं ये कॉर्पोरेट लेवल पे बनते हैं। कॉर्पोरेट लेवल पे आपका एक कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर बैठा रहता है, वो मैनेजर जो है आपके लिए क्या करेगा, विजन और मिशन स्टेटमेंट जो है ड्राफ्ट करेगा। आगे एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चल के मैं आपको फ्यूचर दिखा देता हूँ, अपना फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर के अंदर अपन क्या बनने वाले। ये देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, द रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। तो ये एक मैनेजर है जो कि आपके कॉर्पोरेट लेवल एकदम टॉप लेवल पे बैठा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये देखो ये डिफाइन करेगा क्या, फॉर्म के मिशन एंड गोल्स। तो आपके जो मिशन है, आपके जो मिशन स्टेटमेंट्स है, आपके क्या गोल्स है, ये कौन डिफाइन करेगा, ये आपका जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर है, जो कॉर्पोरेट लेवल एकदम टॉप लेवल पे बैठा हुआ है, ये बंदा जो है आपका क्या करेगा, डिसाइड करेगा। इसमें कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर के अंदर कौन कौन लोग आ गए, ये अपने 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 अडानी जी है ना, अडानी ग्रुप के लिए कौन आ गया, अपने अडानी जी आ गए, अपने मुकेश भाई अंबानी जी किसके लिए, रिलायंस के लिए आ गए। तो ये दोनों क्या हो गए, अपने कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर आ गए जो कि टॉप लेवल पे बैठे हुए, जो कि आपके इन दोनों के फर्म्स के लिए, अडानी के लिए और रिलायंस के लिए क्या करेंगे, ये लोग अपने मिशंस बनाएंगे, गोल्स बनाएंगे। अभी अपना ये चर्चा का पार्ट नहीं, ये तो मैंने आगे आपको छोटा सा जो है आगे जाके थोड़ा सा पार्ट दिखा दिया कि अपना फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, अपन आ जाते हैं वापस किसके ऊपर, विजन के ऊपर पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ विजन के ऊपर। सॉरी, अपन स्ट्रैटेजिक इंटेंट पढ़ रहे थे, विजन में तो अब तक अपन गए भी नहीं है। अच्छा, तो अपन क्या बोल रहे हैं, अपन स्ट्रैटेजिक इंटेंट को जो है कैसे बता सकते हैं, विजन और मिशन स्टेटमेंट बना करके अपना स्ट्रैटेजिक इंटेंट अपन जो है बता सकते हैं। किसको बताना है, अपने सप्लायर्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को। सबसे इंपॉर्टेंट तो अपने इन्वेस्टर्स होते हैं, अपने इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि यार अपना विजन क्या है, अपना मिशन क्या है, अपना पर्पस क्या है। तो अपना स्ट्रैटेजिक इंटेंट अपने इन्वेस्टर्स को तो जो है पता ही होना चाहिए, और आपके कंपनी के आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह, ताकि वो भी उस डायरेक्शन में चल सके, उस डायरेक्शन में जो है, क्योंकि आपके एट द एंड ऑफ द डे आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह है जो आपकी कंपनी को उस विजन को अकम्प्लिश करवाने में हेल्प करने वाले।
तो आपके एम्प्लॉयज़ लोगों को भी पता होना चाहिए कि क्या कंपनी का विजन है, तभी वो लोग एकदम जो है ना अपना पूरी जान लगा के काम करेंगे उस चीज़ के लिए। इट कुड बी एक्सप्रेस एज द बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल एट द बिजनेस लेवल। अगर आप बिजनेस लेवल पे बात करें अपन, तो बिजनेस लेवल पे आपका क्या बिजनेस का मॉडल चल रहा है, क्या बिजनेस का आपका डेफिनेशन है। बिजनेस का मॉडल अपन बोलते हैं ना, B2B है क्या, B2C है क्या, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस चल रहा है क्या, बिजनेस टू कंज्यूमर चल रहा है क्या, ठीक है। तो आपके क्या बिजनेस के मॉडल चल रहे हैं, ठीक है। उससे भी अपने को आपका एक स्ट्रैटेजिक इंटेंट पता लग जाएगा, अच्छा इसको सिर्फ जो है बिजनेस टू बिजनेस करना है या फिर इसमें इसको बिजनेस टू कंज्यूमर करना है। तो ये अपने को जो है बिजनेस मॉडल से भी आपका स्ट्रैटेजिक इंटेंट समझ में आ जाएगा, लेकिन ये अपने को कौन से लेवल पे समझेगा, बिजनेस लेवल पे समझेगा। तो अगर आपको वो पूछे एग्जाम में बाय चांस, वैसे तो आपको ये इतना छोटा पॉइंट तो वो पूछेगा नहीं एग्जाम में, ये तो एक बेसिक आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए सारी चीज़ें चल रही है। मेन जो वो पॉइंट आपको पूछेगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई विजन स्टेटमेंट बना के बता, या फिर विजन के जो ऐसे डायरेक्ट एसेंशियल्स क्या है ये बता दे, ठीक है। तो ये मेन आपकी ये क्वेश्चन है। तो अभी तो अपन सिर्फ ऐसे बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे, ठीक है। तो उसके बाद अपन क्या बोल रहे हैं सर, बिजनेस लेवल पे अगर मैंने आपको बोला कि यार अपना स्ट्रैटेजिक इंटेंट आप कैसे पता कर पाओगे, तो बिजनेस डेफिनेशन और बिजनेस मॉडल को समझ के। कॉर्पोरेट लेवल पे, तो कॉर्पोरेट लेवल पे आपका विजन एंड मिशन स्टेटमेंट अवेलेबल रहेंगे, उनको आप पढ़ो, उनसे आप जो है क्या समझ में आ जाएगा, आपको स्ट्रैटेजिक इंटेंट आपका समझ में आ जाएगा, क्या पर्पस है वो आपको पता लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट इज जनरली स्टेटेड इन ब्रॉड टर्म्स, बट व्हेन स्टेटेड इन प्रिसाइज टर्म्स इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एम्स टू अचीव ऑपरेशनली। बेसिकली अगर आप बोल रहे हो कि भाई को एकदम प्रिसाइसली बताओ आपका क्या स्ट्रैटेजिक इंटेंट है, एकदम प्रिसाइज टर्म्स में मेरे को पता करना है कि कंपनी का क्या स्ट्रैटेजिक इंटेंट है, तो मेरे को उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को एकदम एग्जैक्ट टर्म्स में अगर उसका चाहिए ना कि भाई एकदम एग्जैक्टली बताओ कि भाई इसका क्या स्ट्रैटेजिक इंटेंट है कंपनी का, तो आपको जो है उसके गोल्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उनको उस चीज़ को समझना पड़ेगा, तब आप जो है पता कर पाओगे क्या कि भाई कंपनी का एग्जैक्टली क्या मिशन है, एग्जैक्टली सॉरी क्या स्ट्रैटेजिक इंटेंट है। एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजिक इंटेंट है ये पता करने के लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा, आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसको समझो। तो मैंने अगर आपको बोला भाई मेरे को एकदम बताओ कॉर्पोरेट लेवल पे, मेरे को कॉर्पोरेट लेवल पे अगर स्ट्रैटेजिक इंटेंट को समझना है, तो मैं कैसे समझ पाऊंगा, विजन और मिशन स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ बिजनेस लेवल पे मेरे को जो है स्ट्रैटेजी इंटेंट समझना है, बिजनेस डेफिनेशन बिजनेस मॉडल के थ्रू। मैं बोल रहा हूँ मेरे को एकदम प्रिसाइज टर्म्स में, एकदम एग्जैक्टली मेरे को ये समझना है कि यार आपका जो है क्या स्ट्रैटेजिक इंटेंट कैसा है, तो फिर मैं कैसे समझ पाऊंगा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू। तो ये बात आपको जो है यहाँ पे समझनी पड़ेगी। इतना जो है यहाँ पे जो है स्ट्रैटेजिक इंटेंट का पार्ट था। अब स्ट्रैटेजिक इंटेंट के अंदर हमने क्या देखा, अलग अलग लेवल्स पे हम लोग अलग अलग तरीके से जो है अपने स्ट्रैटेजिक इंटेंट को समझ सकते हैं। अभी अपन सबसे पहले जाते हैं कौन से लेवल पे, सबसे पहले ऊपर से शुरू करेंगे। ऊपर में आता है सर अपना क्या, कॉर्पोरेट लेवल। तो कॉर्पोरेट लेवल पे अपन कैसे समझ पा रहे हैं अपने स्ट्रैटेजिक इंटेंट को, विजन और मिशन से। तो अभी सबसे पहले अपन अभी इसमें क्या समझते हैं, विजन को समझते हैं कि विजन क्या होता है अपना, और विजन के स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं अपन। बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो बोलता है आपको क्या मिशन विजन स्टेटमेंट बना के बता, तो आपको बनाना पड़ेगा वैसी सिचुएशन में। तो सर अपन विजन को समझते हैं कि विजन क्या है। तो सबसे पहले विजन, जब भी आपको विजन वो बोले तो मैंने आपको शुरू में बता दिया, ये समझ लिया करो कि यार फ्यूचर की बात कर रहा है, कि फ्यूचर में कंपनी क्या होगी, कंपनी कैसे चल रही होगी, कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के लिए क्या कर रही होगी, फ्यूचर में क्या कंपनी उनको रिटर्न दे पाएगी नहीं दे पाएगी। वो आपका एक विजन स्टेटमेंट से आपको जो मोटा मोटी आइडिया लग जाता है कि हाँ इनका विजन बहुत अच्छा है और ये उस डायरेक्शन में भी चल रहे हैं, ठीक है। तो विजन इम्प्लाइज द ब्लूप्रिंट। याद रखना ये सारे टर्म्स, ये जो आपके कीवर्ड्स है, ये सारे कीवर्ड्स, ये जो की सेंटेंसेस है, ये आपके एग्जाम में पेपर में होने चाहिए। जब ये कीवर्ड जो भी रेड में अपन ने हाईलाइट किए हुए, जब ये आप आपके पेपर में लिखते हो, तो आपको जो है मेन मार्क्स वहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है सर। तो विजन क्या बोल रहे हैं अपन, विजन बोल रहे हैं कि विजन इंप्लाई करता है आपका ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। मैंने क्या बोला था आपको, याद रखना जब भी विजन आया तो फ्यूचर से विजन जो है आपका डील करता है। तो विजन क्या है सर, विजन इंप्लाई करता है आपका ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट आपने देखा रहेगा ब्लूप्रिंट कैसा होता है, एक ऐसा एक शीट होता है। अपन कभी भी कोई भी इंजीनियर लोगों को आपने मोस्टली देखा रहेगा, उनके हाथ में ब्लूप्रिंट रहता है कि अगर अपना मान लो कोई से फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियर है, तो उसको कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करवाना है, तो कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले वो एक ब्लूप्रिंट बनाता है, एक पेपर पे जो है सारा कुछ ड्रॉ करता है कि यार ऐसे ऐसे अपनी बिल्डिंग बनेगी, ऐसे ऐसे फ्लोर, इतने इतने फ्लोर रहेंगे, वो पूरा ड्राइंग कर लेता है एक। समझ रहे हो। तो अगर अपने को कोई इंजीनियर को जो है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, उसको जो है कोई गाड़ी बनानी है, तो वो गाड़ी का पहले ब्लूप्रिंट बना लेता है कि भाई मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे दिखेगी, ठीक है। मतलब उसके दिमाग में पिक्चर है, लेकिन वो पिक्चर वो लोगों को कैसे बताएगा, अकेला थोड़ा ना गाड़ी बनाएगा, उसके साथ एक पूरी टीम होगी। लेकिन दिमाग में उसके पिक्चर है ना, तो वो पिक्चर को सामने लेकर आने के लिए वो क्या करता है, एक ब्लूप्रिंट बनाता है, उसके अंदर सारी चीज़ें वो ड्रॉ करता है कि यार अपने को ऐसे ऐसा जो है अपना जो जो चीज़ अपन बना रहे हैं वो जो है ऐसे ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो उसका एक वो क्या बनाता है, ब्लूप्रिंट बना देता है। तो वैसे ही आप एक स्टेटमेंट लिखोगे, विजन स्टेटमेंट, वो विजन स्टेटमेंट क्या होगी, वो विजन स्टेटमेंट ब्लूप्रिंट रहेगी कि भाई कंपनी फ्यूचर में कैसे जो है दिखेगी, ठीक है। अब कंपनी के जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स है, जो आपके टॉप लेवल पे बैठे, जो जो अभी जैसे कि आपने मुकेश अंबानी हो गए,
अपने गौतम अडानी हो गए, तो ये लोग क्या है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स है अपनी कंपनियों के लिए। तो इनके दिमाग में एक पिक्चर है कि इनकी कंपनी कैसे दिखेगी, लेकिन अपनी ये जो पिक्चर है ये लोगों को कैसे दिखाएंगे। तो लोगों को उनको अपने जो दिमाग में उनकी पिक्चर है वो दिखाने के लिए वो लोग क्या लिखते हैं, विजन स्टेटमेंट्स लिखते हैं। विजन स्टेटमेंट टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, जैसे जैसे आप ग्रो करोगे वैसे वैसे आपका विजन स्टेटमेंट भी जो है थोड़ा बहुत चेंज होता जाएगा, मॉडिफाई होता जाएगा, थोड़े बहुत उसके अंदर नई नई चीज़ें आप ऐड करते जाओगे, उसको मॉडिफाई करते रहोगे टाइम टाइम पे आप। लेकिन सर आपका जो विजन स्टेटमेंट आप समझ रहे हो क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। मेरे दिमाग में एक पिक्चर है, लेकिन मैं वो पिक्चर आपको कैसे दिखाऊं, तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, एक ब्लूप्रिंट बना देता हूँ। वो ब्लूप्रिंट बना के मैं आपको दिखा देता हूँ, भाई देख लो ये पिक्चर है, ये पिक्चर मैं दिमाग में सोच रहा था। समझ रहे हो, तो ये बेसिक एकदम सिंपल टर्म्स में बोले अपन विजन क्या है, तो एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट, ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, की कंपनी फ्यूचर में कैसे दिखेगी। अब फ्यूचर में कैसे कंपनी दिखेगी ये कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स को पता है, लेकिन कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर बाकी लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करे, अपनी जो उनके दिमाग में पिक्चर है वो बाकी लोगों को कैसे पता है। तो वो लोग बताएंगे आपके ब्लूप्रिंट एक विजन स्टेटमेंट बना करके उसके थ्रू बनाएंगे, तो जिसको अपन बोल रहे हैं क्या, कि विजन स्टेटमेंट अपना एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट किस चीज़ का है, तो ब्लूप्रिंट कंपनी की फ्यूचर पोजीशन का है। इट डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू लैंड, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे जो है जाकर के रुकना चाहती है। अपन ने फ्लाइट तो जो है अपन ने ये कर लिए, फ्लाइट तो बोर्ड कर लिए, फ्लाइट तो अपनी उड़ चुकी है, लेकिन फ्लाइट उड़ तो चुकी है, लेकिन लैंड कहाँ पे करेगी। तो जहाँ पर वो लैंड करेगी ना, वो जगह हमने को जो है विजन से समझ में आ जाता है कि भाई अपन ने कंपनी बना तो दी है, कंपनी बना करके अपन ने कंपनी को चलाना भी शुरू कर दिया, लेकिन कंपनी का एंड गोल क्या है, एंड डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पे जो है जाकर के कंपनी पहुंचना चाहती है, वो अपने को जो है विजन से जो है समझ में आ जाएगा। इट डिपिक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशंस एस्पिरेशंस एंड प्रोवाइड अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर, कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्यूचर में जो है क्या बनना चाहती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या जो है फ्यूचर में जाकर के बनना चाहती है, इसका अपने को जो है छोटा सा एक ग्लिम्स मिल जाता है, एक छोटी सी झलक मिल जाती है, एक छोटा सा टीजर मिल जाता है कि भाई कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा। ये कैसे पता चलेगा अपने को, ये अपने जो जितने भी आप देख रहे हो ना, ये नीचे विजन स्टेटमेंट मैंने लिखे हुए, HDFC का है, LIC का है, एप्पल का है, तो ये जो जितनी भी कंपनीज है, इन कंपनीज का जैसे अपन विजन स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो अपने को उनकी फ्यूचर का जो है आइडिया लग जाएगा। अभी जब अपन एक कंपनी का यहाँ पे जो है जैसे कि HDFC होगा, HDFC का अपन जो यहाँ पे पढ़ते हैं क्या विजन है, तो HDFC बैंक क्या बोल रही है, तो HDFC बैंक बोल रही है कि अपने को बनना है वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन इंडिया। इनका विजन क्या है कि भाई सबसे बड़ी बैंक अपने को बनना है इंडिया के अंदर, सबसे बड़ी बैंक। बहुत सारी बैंक होगी, उनमें से एक सबसे बड़ी बैंक हमारी होनी चाहिए इंडिया के अंदर में। हैज़ क्लियरली डिफाइंड इज विजन ऑफ बीइंग अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक, अपने को एकदम वर्ल्ड क्लास एकदम इंडियन बैंक अपने को बनाना है। दिस विजन हेल्प्स देम कीप इन माइंड वेयर वी वांट टू गो, कहाँ वो लोग जाना चाहते हैं। अपने दिमाग में वो लोग बार बार क्या रिमाइंड करवा रहे हैं अपने आप को कि भैया अपने को इंडिया का बेस्ट बैंक बनना है, अपने को इंडियन बेस्ट बैंक बनना है। तो अपने को इंडियन बेस्ट बैंक बनना है, एकदम लार्जेस्ट बैंक बनना है, तो अपने को भाई ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के अपन जो है इंडिया का बेस्ट बैंक बन पाएंगे। एज द सेंट्रल थॉट ऑफ द स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, फिर सारे लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि यार अपने को जो है HDFC बैंक को बेस्ट बनाना है, अपने को FDFC बैंक को जो है आगे रखना है, सबसे सारी बैंकों से आगे रहनी चाहिए HDFC बैंक। तो ये इनका विजन है कि भाई अपने को सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो है बैंक बनाना है इंडिया का। तो ये उनका क्या हो गया, विजन हो गया। अब आपको फ्यूचर के बारे में पता लग रहा है ना कि यार फ्यूचर में ये बैंक तो अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना चाहती है, तो आपको फ्यूचर दिख रहा है कि यार फ्यूचर में कंपनी बहुत बड़े स्केल पे ऑपरेट कर रही होगी, मल्टीपल ब्रांचेज होंगे। तो आपको एक फ्यूचर का एक पिक्चर मिल रहा है, एक ब्लूप्रिंट दिख रहा है आपको फ्यूचर का कि यार ये बहुत बड़ी बैंक बनने वाली है। उसके बाद जैसे कि फिर LIC आ गया, LIC का क्या बोल रहे हैं वो लोग, LIC का बोल रहे हैं कि भाई लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी बनना चाह रहे हैं। तो एक चीज़ अभी अभी तक अपन ने कॉमन देखी, क्योंकि वो एग्जाम में आपको बोलता है कि भाई तू विजन स्टेटमेंट ड्राफ्ट कर, तो ये कॉमन पॉइंट्स आप याद रखो कि भाई वो क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉमन वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, लार्जेस्ट। ये लार्जेस्ट ये वर्ड वो लोग कॉमनली यूज़ कर रहे हैं। देखो HDFC बैंक ने भी बोला कि भाई लार्जेस्ट इंडिया का बैंक बनना चाहते हैं, इन्होंने भी बोला क्या कि भाई लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी बनना चाहते हैं। तो जो जो कोई भी से फॉर एग्जांपल वो आपको एग्जाम में बोलता है कि यार एक कपड़े का कंपनी है, कपड़े का मैन्युफैक्चरर है, उसका जो है ये इंटेंशन है, उसके लिए एक विजन स्टेटमेंट ड्राफ्ट कर दो। सिंपल ही भाई, लार्जेस्ट अपने को लार्जेस्ट जो है क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनना है, खत्म, ये अपना विजन है। तो क्या अपन ने वर्ड यूज़ किया, लार्जेस्ट। तो ये बात आप लोग याद रखना ध्यान से, एग्जाम में आपको काम आएगा ये। ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड दिस विजन एज, कैसे बोला उन्होंने अपना विजन, as transnationally competitive financial conglomerate of significance to societies and pride of India। ये लोग क्या बनना चाहते हैं, इंडिया का प्राइड बनना चाहते हैं। इंडिया का प्राइड बनना चाहते हैं मतलब क्या, बहुत अच्छे काम करना चाहते हैं ये लोग, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहते। इंडिया का प्राइड कब कहलाएंगे ये लोग, इंडिया का प्राइड तब कहलाएंगे ये लोग जब ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ अच्छे से ये लोग सर्व कर रहे हैं। LIC क्या कर रहा है, इंश्योरेंस दे रहा है, तो जब ये अच्छे अच्छे इंश्योरेंस की स्कीम लेकर के आएगा, कम प्रीमियम पे लोगों को ज़्यादा बेनिफिट देगा, समझ रहे हो, कम प्रीमियम पे लोगों को ज़्यादा बेनिफिट देगा, गरीब के लिए कुछ अच्छी पॉलिसियाँ निकाल के लेकर आएगा, तभी तो अपन इसको इंडिया का प्राइड बोलेंगे कि यार बहुत अच्छा काम कर रहा है ना। सस्ते दाम पे सस्ते इंश्योरेंस के प्लान्स लेकर के आ रहा है,
गरीब का जो है फ़ायदा हो रहा है ना, गरीब को इंश्योरेंस मिल रहा है, ठीक है, गरीब को ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं करना पड़ रहा है, तो तभी ये इंडिया का प्राइड बन पाएगा। तो अपने को एक आइडिया मिल रहा है ना फ्यूचर में भाई ये सस्ते सस्ते अपने को प्लान्स देगा, तभी ये बोल रहा है कि यार प्राइड बन पाएगा इंडिया का। लूटेगा इंडिया के लोगों को, गरीब को लूटेगा तो प्राइड थोड़ा ना कहलाएगा। तो अपने को एक आइडिया मिल रहा है उसके फ्यूचर में जो है ये लोग जो है अच्छा काम करने वाले काफ़ी, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट बनाना चाहते हैं। तो ये इससे अपने को ये पता लग रहा है कि भाई ये सिर्फ इंश्योरेंस में नहीं रहेंगे, ये लोग और भी जो अपने फाइनेंशियल सेक्टर्स है उसके अंदर भी घुसेंगे, धीरे धीरे करके लोग उससे भी घुसेंगे। कैसे अपने को समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बोलता है कि भाई फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट बनना चाहते हैं। अब कॉन्ग्लोमेरेट के अंदर सर एक एक धंधा तो आप करते नहीं हो, मल्टीपल धंधा कर रहे हो, लेकिन इन्होंने फाइनेंशियल वर्ड भी यूज़ किया है। मतलब ये लोग फाइनेंस की फील्ड में रह करके कॉन्ग्लोमेरेट बनाना चाहते हैं, अलग अलग बिजनेस मॉडल्स लेकर के आएंगे। ये एक अपने को फ्यूचर के बारे में चीज़ पता लग रही है। आज नहीं होगा भले उनका कॉन्ग्लोमेरेट, लेकिन फ्यूचर में तो जाके होगा ना। तो विजन किससे डील कर रहा है, फ्यूचर से, समझ रहे हो आप लोग। ऑफ सिग्निफिकेंस टू सोसाइटी एंड प्राइड ऑफ इंडिया, ये बेसिकली इनका क्या था सर, ये बेसिकली इनका जो है विजन स्टेटमेंट था। अब अपन एप्पल का भी देख लेते हैं, एक एप्पल का भी एग्जांपल हो जाए सर। एप्पल तो सर सबसे बड़ी कंपनी अपनी फ़ोन के इसमें, सर फ़ोन आया मतलब एप्पल भाई, ठीक है। तो एप्पल का क्या बोलते हैं सीईओ टिम कुक, क्या बोलते हैं सर कि वी बिलीव दैट वी आर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड दैट्स नॉट चेंजिंग, ठीक है। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि यार बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे। मैंने आपको बोला ना किसी कंपनी का ये इंटेंशन हो सकता है कि वो लोग बहुत अच्छा प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को जो है ऑफर करना चाहते हैं। तो टिम कुक जो एप्पल के सीईओ है, अब टिम कुक सीईओ है, सीईओ बोला तो मतलब टॉप लेवल पे आ गया। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई कि भाई हमेशा टॉप लेवल का बंदा ही जो है विजन बनाता है कंपनी का। टिम कुक क्या आ गए, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आ गए, कॉर्पोरेट लेवल पे आ गए, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर हो गए। तो वही क्या कर रहे हैं, विजन बता रहे हैं अपनी कंपनी का कि भाई ये मेरे कंपनी का विजन है। तो ये बात भी आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि भाई विजन कौन बनाता है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले वो। तो एप्पल के जो अपने सीईओ है, इन्होंने कैसे अपने विजन को डिफाइन किया कि बोला यार हम लोग जो है, हम लोग ये बिलीव करते हैं कि हम लोग जो है अर्थ पे है। तो अर्थ पे हम लोग इसलिए है कि भाई हमारे कस्टमर को हम लोग जो है अच्छे प्रोडक्ट देंगे, एकदम बढ़िया प्रोडक्ट देंगे, मतलब वो खुश हो जाए, मतलब उसको ऐसा लगे कि यार हमने मतलब कुछ उसको मतलब अलग से ही दे दिया, एकदम इनोवेटिव कुछ तो भी उसको अच्छा बना करके देंगे, हम लोग ग्रेट प्रोडक्ट देंगे। तो इससे अपने को फ्यूचर में आइडिया क्या लग रहा है कि यार एप्पल जो है बहुत ज़्यादा इनोवेशन करने वाला है और बहुत ज़्यादा नए नए प्रोडक्ट जो है हमारे कस्टमर के लिए लेकर के आने वाला है। और वो ये भी बोल रहा है कि भाई हम लोग ऐसा नहीं कि यार फ्यूचर में करने वाले, हम लोग आज भी यही चीज़ कर रहे हैं, हम लोग आज भी जो है काफ़ी अच्छे जो है प्रोडक्ट कर रहे हैं, और ये हमारा चेंज भी नहीं होने वाला है। हमारा यही विजन रहने वाला है कि हम जो है अच्छे प्रोडक्ट जो है हमारे कस्टमर के लिए लेकर आने वाले। सिंपल सी बात सर, 3 विजन स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिए। तीनों में 1-2 पॉइंट्स आपने देखे रहेंगे कॉमन कि भाई अपन लार्जेस्ट बनना चाहते हैं, लार्जेस्ट के साथ साथ अपन जो है इंडिया का प्राइड बनना चाहते हैं, है ना। अपन जो है फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट बनना चाहते हैं। तो जो भी आपको कोई भी वो अगर क्वेश्चन में जो है डिस्क्रिप्शन दे रहा है किसी केस के अंदर में कि ये कंपनी है ऐसा ऐसा धंधा करना चाहती है, तो वही आप सेक्टर को पकड़ के उसके आगे कॉन्ग्लोमरेट लगा करके एक पॉइंट डाल सकते हो, है ना। अपन एक वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक बनना चाहते हैं, तो बाई चांस अगर उसने कोई बैंकिंग सेक्टर का धंधा आपको दे दिया और बोला इसके लिए विजन बनाओ, तो आप HDFC का विजन उठा के चिपका सकते हो। कहीं पे लिखा थोड़ा ना है कि भाई यार HDFC का विजन सिर्फ उसका विजन हो सकता है, उसका विजन भी कोई कॉपी कर सकता है ना। तो आप वो एग्जाम में लिख करके आ सकते हो। तो ये आपका जो है मोटा मोटी जो है क्या रहेगा, विजन का जो है यहाँ पे अपन ने जो है बात समझा। इसके आगे सर अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है अपने पास, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भाई जो आपका स्ट्रैटेजिक विजन है इसके एसेंशियल्स बताओ कि कौन सी चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी जब आप एक विजन स्टेटमेंट को ड्राफ्ट कर रहे हो। ओके सर, तो एसेंशियल्स पे अपन क्या देख रहे हैं, एसेंशियल्स पे अपन ये देख रहे हैं कि यार जब अपन स्ट्रैटेजिक विजन बना रहे हैं तो स्ट्रैटेजिक विजन बनाते वक्त अपने लिए क्या क्या चीज़ें जो है अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपने को ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई यार ये कोई आसान सा टास्क नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है। कैसा टास्क है सर, चैलेंजिंग टास्क है। काफ़ी सारा चैलेंजेस जो है यहाँ पे जो है आपका जो एंटरप्रेन्योर रहेगा, ठीक है, जो भी आपके लिए विजन स्टेटमेंट ड्राफ्ट कर रहा है उसके लिए काफ़ी चैलेंजिंग टास्क रहेगा, ये आसान टास्क नहीं रहेगा। तो अपन क्या बोल रहे हैं, अपन सबसे पहले पॉइंट पे अपन क्या बोल रहे हैं स्ट्रैटेजिक विजन के एसेंशियल्स के अंदर में कि द एंटरप्रेन्योरल चैलेंज इन डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन इज टू थिंक क्रिएटिवली। क्या चैलेंज है उसके लिए, चैलेंजिंग टास्क तो है, हम मानते हैं ये चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन इसके अंदर चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि यार अपने को बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार HDFC बैंक ने जो यहाँ पे विजन स्टेटमेंट बनाया हुआ है वो किसी दूसरे बैंक से कॉपी करके बनाया हुआ। HDFC बैंक इतनी बड़ी बैंक, उसका नाम तो खराब हो जाएगा ना। अगर कोई छोटी मोटी बैंक की हरकत करती है, कॉपी वगैरह करती है, तो उसको वो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे जाके जब वो बड़ी बनेगी तो वो सेम विजन स्टेटमेंट के साथ स्टिक नहीं कर सकते ना, फिर तो लोग बोलेंगे भाई तूने तो इसका विजन स्टेटमेंट कॉपी किया हुआ है, समझ रहे हो। तो एंटरप्रेन्योर को जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा, और क्रिएटिवली सोच करके उसको जो है एक ऐसा स्टेटमेंट लेकर के आना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा हटके हो, जो कि थोड़ा सा अलग हो, थोड़ा सा यूनिक हो, जिससे अपने को जो है ऐसा ना लगे कि भाई यार इसका तो कॉपी करके लाया हुआ है, इनका विजन तो, इनका खुद का विजन तो कुछ है नहीं, कॉपी कर रहे हैं बस। तो एंटरप्रेन्योर के लिए ये चैलेंज है कि उसको बहुत ज़्यादा क्या सोचना पड़ेगा, क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अ कंपनी फॉर द फ्यूचर। बिकॉज आप विजन से कंपनी को उसके फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हो।
हर कोई जब आपके विजन स्टेटमेंट को पढ़ेगा ना, तो उसको ये पता लगेगा कि यार फ्यूचर में अपना अपन ऐसे ऐसे बनने वाले, तो आज अपने को उसके लिए ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा। समझ रहे हो, फ्यूचर में हम लोग जो है कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आज से ही उसकी शुरुआत अपने को करनी पड़ेगी। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान से अच्छे से सोच समझ के ये विजन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, जिससे आपका फ्यूचर फ्यूचर में जैसे आप बनना चाहते हैं ना वही आप बनो, कुछ और ना बन जाओ। ठीक है, तो आपको आपके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा क्रिएटिव जो है विजन स्टेटमेंट जो है बनाना है। तो यही आपके एंटरप्रेन्योर के लिए चैलेंज है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आ रहा है सर? फॉर्मिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन इज एन एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर ही एक अच्छा विजन बना सकता है। ठीक है, सिंपल जो बात है, काफ़ी बेसिक सा पॉइंट था सर ये, कि भाई अगर आपका एंटरप्रेन्योर अच्छा है, इंटेलिजेंट है, काफ़ी दिमाग वाला बंदा है, तो वही एक अच्छे से एक क्रिएटिव सोच रखता होगा जो बंदा, वही क्रिएटिवली जो है आपका जो एक अच्छा सा विजन स्टेटमेंट बना करके लेकर आ पाएगा। जो इतना अच्छा दिमाग नहीं करता रहेगा, जो कि इतना दिमाग नहीं चलाता होगा, जिसका दिमाग इतना क्रिएटिव नहीं है, वो कोई बेसिक सा ही विजन उठा करके लेकर के आएगा, है ना। तो ये एक अच्छा जो है क्या है सर, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सरसाइज है। क्या है सर? इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर का एक्सरसाइज है कि यार इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर का इंटेलिजेंट बनने का काम है। कोई एक मामूली सा बंदा जो है आपका जो है विजन नहीं बना सकता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सर अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं बोलो, अ वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रैटेजिक विजन क्रिएट्स एंथुजियाज्म। याद रखना, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिशन के अंदर आपको वो लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा आपको बता, तो मिशन के अंदर वो बोलेंगे मिशन मोटिवेशन देता है। मिशन क्या देता है? मोटिवेशन देता है। लेकिन विजन क्या देता है? तो विजन देता है एंथुजियाज्म। विजन एंथुजियाज्म क्रिएट करता है, एक जज्बा देता है लोगों को कि हाँ यार अपन कर सकते हैं, अपन करके दिखाएंगे। एक ऐसा एक जज्बा देता है, एंथुजियाज्म भरता है आपके एम्प्लॉय लोगों के अंदर, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स काम कर रहे हैं ना, उनके अंदर जो है एंथुजियाज्म फैलाता है, एक जज्बा फैलाता है, एक जज्बा उसके अंदर आता है कि यार अपन हाँ करके दिखाएंगे, अपन जो है अपना बेस्ट देंगे और कंपनी को उसका जो फ्यूचर में जो कंपनी जैसा बनना चाहती है वैसे अपन उसको बनाएंगे। ठीक है, तो एक अच्छा अच्छा विजन जब आप बनाओगे ना, वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रैटेजिक विजन, तो आपको आपका जो है एंथुजियाज्म क्रिएट करेगा आपके मेंबर्स लोगों के अंदर में। द बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट क्लियरली इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड। किस डायरेक्शन में आप आपके ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जा रहे हो ना, वो अपने को जो है अंदाजा लग जाएगा आपके विजन स्टेटमेंट से। ठीक है, तो अगर आपने विजन स्टेटमेंट को अच्छे से बनाया हुआ है, तो अच्छे से अगर आपने एक विजन स्टेटमेंट को बनाया हुआ है, तो उससे दो चीज़ें हो रही है। क्या दो चीज़ें हो रही है? कि यार लोगों में एंथुजियाज्म आ रहा है, और दूसरा दूसरा अपने को एक डायरेक्शन मिल रहा है। अपन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, वो अपन समझ पा रहे हैं कि यार अपन इस डायरेक्शन में जा पा रहे। ठीक है, इस डायरेक्शन में अपन जा रहे, तो अपने को वो चीज़ समझ में आ रहा है अपने किससे, विजन स्टेटमेंट से। अगर आपने अच्छे से विजन स्टेटमेंट को बनाया तो ही आप जो है एंथुजियाज्म आएगा, और तो ही अपने को पता लग जाएगा कि क्या डायरेक्शन है अपन, जिस डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप इसको याद कर लेना। अगर नोट्स मैंने बनाए हुए, तो नोट्स के अंदर ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए। तो जब आप भी आपके नोट्स बनाओ, अच्छे से फॉर्मेटिंग करो, सारा कुछ ऐसे लिखो, आपको भी ये सारी चीज़ें जो है याद होते जाएगी। तो स्ट्रैटेजिक विजन के क्या एसेंशियल है? 4 एसेंशियल से एक बार मैं आपको बस एक बार रिकॉल कर रहा था, तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्या एसेंशियल है 4 आपके? कि भाई एक इंटरनल के लिए चैलेंज है कि उसको क्रिएटिवली सोचना है। ठीक है, उसके फ्यूचर में जो है कंपनी को जो है कैसे वो फ्यूचर में जो है बनाना चाहता है, वो फ्यूचर को उसको ध्यान में रखते हुए जो है विजन को एकदम क्रिएटिव तरीके से बनाना, ये उसके लिए एक चैलेंज है। दूसरा, ये एक इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर का एक्सरसाइज है, कि भाई इंटेलिजेंट अगर आपका एंटरप्रेन्योर है, तो उसके लिए सर जो है ये इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर का काम है। कोई मामूली सा बंदा जो है आकर के यहाँ पे जो है विजन स्टेटमेंट नहीं बना सकता, तो एक इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर का ये काम है। तीसरा, अच्छा अगर आप विजन बनाओगे, तो अच्छा विजन क्या करेगा? एक एंथुजियाज्म क्रिएट करेगा। अच्छा विजन अगर आप अच्छा विजन स्टेटमेंट अगर आप बनाते हो, तो वो एक एंथुजियाज्म क्रिएट करेगा आपके मेंबर्स लोगों में, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके मेंबर्स है उनके इसमें। और चौथा, आपको जो है आपका क्या डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में आपका ऑर्गेनाइजेशन जा रहे, वो आप जो है आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, वो आप जो है क्या कर पाओगे? आइडेंटिफाई कर पाओगे। 4 आपके क्या हो गए? स्ट्रैटेजिक विजन के एसेंशियल्स हो गए। उसके बाद सर अपन आगे आ जाते हैं। एक अपन ने पार्ट देख लिया क्या? विजन। अब अपन दूसरे पार्ट पे आते हैं, किसके ऊपर? मिशन के ऊपर पे। ठीक है, तो मिशन और विजन याद रखना, दोनों ही कौन से लेवल पे कौन बनाता है विजन और मिशन? आपका कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर बनाता है, कॉर्पोरेट लेवल पे। ठीक है, तो अब दूसरा अपन उसके अंदर पार्ट देखते हैं, मिशन। ठीक है, मिशन भी कौन बनाता है? आपका कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर ही बनाता है। अच्छा, अब मिशन को समझते हैं कि यार भाई मिशन जो है क्या चीज़ है, और मिशन को जो है कैसे अपने को बनाना है, और क्यों अपने लिए मिशन ज़रूरी है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके सर, तो हम लोग क्या देख रहे थे? मिशन स्टेटमेंट देख रहे थे, राइट। तो थोड़ा सा एक फ्लक्चुएशन आ गया था इसके लिए। ओके सर, आ जाओ। मिशन स्टेटमेंट के अंदर सर अपन क्या देखते हैं सर? सबसे पहले अपन देखते हैं मिशन होता क्या है सर। मिशन का मतलब क्या होता है सर? आपके दिमाग में क्या आता है मिशन मतलब? मैं बोल रहा हूँ सर, मेरा कोई मिशन है। ठीक है, मेरा एक मिशन है, मेरे को जो है क्या करना है सर, एक बंदे को से फॉर एग्जाम्पल मेरे को मार के आने का, ये मेरा मिशन। तो मिशन से तुमको क्या समझ में आ रहा है? मिशन से तुमको क्या समझ में आ रहा है? ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता सर, ऐसा 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 कोई एग्जांपल तुम ध्यान में मत रखो। सर मिशन मतलब क्या? मिशन बेसिकली मेरा क्या करंट में पर्पस क्या है, करंट में मेरा पर्पस क्या है कि मेरे को इस बंदे को मारने का है। समझ रहे हो? करंट में मेरा क्या है मिशन। जब भी कोई भी तुमको बोले ना, तो मिशन करंट से डील करता है। जैसे कि विजन क्या करता था?
फ्यूचर से डील करता था, फ्यूचर की अपने फ्यूचर का जो अपना क्या पोजीशन रहेगा उसका एक ब्लूप्रिंट बताता था अपने को, मिशन विजन। तो मिशन क्या करेगा, मिशन जो है बेसिकली आपका करंट के साथ डील कर रहा है कि करंट में आप क्या कर रहे हो, करंट में आपको क्या करना है। ठीक है, करंट में आपको क्या करना है, करंट में आप क्या कर रहे हो, ये आपका जो है मिशन बताता है। ठीक है, करंट में मेरे को जो है फॉर एग्जांपल मेरा मिशन है कि करंट में मेरे को जो है मेरे को ये जो बैच अपन फ्री जो बैच अपन ने बनाया हुआ है एसएम का, इसको जो है मेरे को अच्छे से पूरा करना है। करंट मेरा ये मिशन है। फ्यूचर में मेरे को से फॉर एग्जांपल हो सकता है कोई और सब्जेक्ट का बैच शुरू करना हो, कोई और कंटेंट मेरे को बनाना हो। ठीक है, तो ये मेरा फ्यूचर का रहेगा, फ्यूचर का चीज़ रहेगा, वो मेरा विजन रहेगा। जब मैं बोल रहा हूँ करंट में मेरा भाई ये मेरे का करंट में मेरे को जो है क्या करना है, करंट में मेरे को जो है मेरे जो ये बैच है इसको अच्छे से जो है खत्म करना है। उसके अंदर भी अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो भाई मेरे को करंट में जो मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको अच्छे से तरीके से मेरे को जो है रिकॉर्ड करना है। तो ये मेरा मिशन है सर, ये मेरा आज का मिशन है। मिशन हो सकता है आज का आपका मिशन हो, मिशन हो सकता है आपका कुछ एक महीने 2 महीने का मिशन हो, महीने 2 महीने का आपने कुछ एक अपने लिए प्लान करके रखो। तो बेसिकली आप करंट में क्या कर रहे हो, करंट में आप क्या करना चाहते हो, वो आपका मिशन हो गया। फ्यूचर आपका, अगर आप फ्यूचर में चले जाते हो, फ्यूचर के बारे में आप देखना चाहते हो कि यार 5-6 साल बाद अपन क्या कर रहे होंगे, कैसे दिख रहे होंगे, तो वो विजन हो गया। हाँ, अपने आने वाले टाइम में अपने को ये चीज़ें करनी है, ये 1-2 महीने के अंदर अपने ये टास्क ये अपने को करना है, ये मेरा मिशन है। ये मेरा क्या सर, ये अपना मिशन है। तो मिशन के बारे में अगर अपन पढ़े, इन लोगों ने क्या अपने को बताया हुआ है, तो मिशन डिलिनेट्स द फर्म्स बिजनेस, इट्स गोल्स एंड वेज टू रीच देम। क्या आपके फर्म के गोल्स है, ठीक है ना, फर्म की क्या गोल्स है और कैसे फर्म उन गोल्स तक अपनी पहुंचेगी, ये बताता है आपका मिशन। ठीक है, मेरा गोल है कि यार मेरे को लेक्चर रिकॉर्ड करना है, ये मेरे को जितने भी ये पूरे एसएम का अपना बैच होने वाला है इसको अच्छे से मेरे को जो है अच्छे से रिकॉर्ड करके मेरे यूट्यूब चैनल पर डालना है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मिशन है। अब मैं कैसे इधर तक पहुंचूंगा, डेली लेक्चर रिकॉर्ड करके, डेली लेक्चर रिकॉर्ड करके, डेली अपना लैपटॉप खोलो, सारे नोट्स निकालो, उसको अच्छे से रिवाइज करो, बच्चों को आके पढ़ाओ। उससे मैं पहुंच पाऊंगा ना अपने गोल तक। तो आपका जो है यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि यार आपका गोल क्या है और उन गोल्स को आप अकम्प्लिश कैसे कर पाओगे, क्या रास्ता होगा जैसे रास्ते पे आप चल के उस गोल्स को अचीव कर पाओगे। तो ये मिशन आपके लिए जो है काम जो है ईजी कर देता है। ये सारा चीज़ आपका मिशन के अंदर आप स्पेसिफाई कर देते हो। इट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी, क्यों फर्म एग्जिस्ट करती है, क्या उसका पर्पस है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। आपने काफ़ी बार शार्क टैंक में भी अपन देखते हैं कि भाई मेरे को शार्क टैंक में शार्क बोलता है कि यार मेरे को तो जो तू धंधा तू कर रहा है, जो तू धंधा बना रहा है वो धंधे के अंदर मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिख रहा है, तो तू क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए धंधा बना रहा है। तो काफ़ी बार अपन ने सुना है ना, तो ये अपन क्यों बोलते हैं, ताकि अपने को ये पता चल सके कि उस कंपनी का एग्जिस्टेंस किस चीज़ के लिए। वो कंपनी तो अपन ने बना ली है, लेकिन क्या करने के लिए अपन ने वो कंपनी बनाई है, एग्जिस्टेंस क्यों है, किस चीज़ के लिए, क्या रीज़न है जिसके लिए वो कंपनी अपन ने बनाया हुआ है। तो वो रीज़न आपका जो है मिशन आपका जो है स्पेसिफाई करते हैं भाई, इस रीज़न की वजह से अपन ने कंपनी को बनाया हुआ है। तो मिशन आपके लिए जो है बहुत सारी चीज़ें जो है क्या कर लेता है, स्पेसिफाई कर लेता है। इट इज़ डिजाइन टू हेल्प पोटेंशियल शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द फर्म। क्या फर्म का पर्पस है, पर्पस समझने के लिए अगर आपके फर्म का पर्पस आपको समझना है तो आपको क्या समझना पड़ेगा, फर्म का मिशन समझना पड़ेगा। एक बार आपने फर्म का मिशन समझ लिया तो आपको पता लग जाएगा कि भाई हाँ इस कंपनी का ये पर्पस है, इस पर्पस के लिए आपने इस कंपनी को बनाया हुआ है। सिंपल सी बात है। मिशन स्टेटमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई व्हाट बिजनेस द फर्म अंडरटेक। क्या बिजनेस जो है कंपनी ने अंडरटेक करके रखा हुआ है, कि धंधा क्या कर रही है फर्म। धंधे को अगर समझना है तो आप मिशन को समझो। आपको मिशन को जैसे आपने समझ लिया तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा हाँ ये जो कंपनी है, ये कंपनी ये टाइप का ये तरीके से बिजनेस कर रही है अपना। ठीक है, तो किस बिजनेस को आपने अंडरटेक करके रखा है ये अपने को कैसे समझ पाएगा, ये अपन जो है मिशन स्टेटमेंट को जो है पढ़ के समझ सकते हैं। और मिशन स्टेटमेंट कौन बनाता है, तो मिशन स्टेटमेंट आपको कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर बनाता है। तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर अपन ने बोला दो चीज़ बनाता है, विजन भी वही बनाता है, मिशन भी वही बनाता है। विजन तो अपन ने देख लिया, विजन तो अपना सॉर्टेड है। अब अपने को देखना है मिशन क्या चीज़। तो मिशन के अंदर अपन ने सिंपल चीज़ क्या बोली कि भैया कंपनी का क्या पर्पस है, ये अपने को पता लग जाता है। कंपनी ने क्या बिजनेस अंडरटेक करके रखा हुआ है, ये अपने को पता लग जाता है। और क्या रास्ते हैं, क्या गोल्स है कंपनी, और क्या रास्ते हैं जिन रास्तों पर चल करके कंपनी उन गोल्स को अचीव कर पाएगी। तो ये बेसिकली अपन ने जो अभी तक बात देखी। साथ में वो और क्या बोल रहा है सर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या बोलता है वो, इट डिफाइंस द प्रेजेंट कैपेबिलिटीज़, की भाई प्रेजेंट की क्या कैपेबिलिटी है। याद रखना ये प्रेजेंट के वर्ड को जो है आप काफ़ी ज़्यादा अंडरलाइन कर लो। ये प्रेजेंट जो है ना, प्रेजेंट मैंने आपको बोला था, प्रेजेंट करंट सिनेरियो के साथ जो है आपका मिशन डील करता है कि प्रेजेंट में आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ है, प्रेजेंट में आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ है, प्रेजेंट में आपने कौन सी एक्टिविटीज़ जो है अंडरटेक करके रखी हुई है, प्रेजेंट में आपका कस्टमर फोकस क्या है, प्रेजेंट में आपका क्या रोल है आपकी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, प्रेजेंट की जो चीज़ें है ना, प्रेजेंट प्रेजेंट कौन डील करता है आपका, प्रेजेंट आपका मिशन स्टेटमेंट जो है, प्रेजेंट आपका जो प्रेजेंट से जो है आपका मिशन डील करता है। फ्यूचर से कौन डील करता है, तो फ्यूचर से आपका विजन डील करता है। तो ये बात आपको जो है थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि भाई फ्यूचर जब मैं बोलूँ तो आपके दिमाग में विजन स्ट्राइक होना चाहिए, प्रेजेंट बोलूँ करंट बोलूँ तो आपके दिमाग में मिशन स्ट्राइक होना चाहिए।
तो ये बात आपको जो है याद रखनी कि प्रेजेंट की कैपेबिलिटीज, प्रेजेंट में क्या एक्टिविटीज़ मैंने अंडरटेक करके रखी है, प्रेजेंट में मेरा क्या कस्टमर फोकस है। ठीक है, मैं एक आपका जो है एक प्राइस सेंसिटिव कस्टमर को बेचना चाहता हूँ कि प्राइस इनसेंसिटिव कस्टमर को बेचना चाहता हूँ। प्राइस सेंसिटिव और प्राइस इनसेंसिटिव कस्टमर क्या हो गया सर? तो प्राइस सेंसिटिव मतलब वो कस्टमर होगा, यानी कि मैंने अगर प्राइस मेरा प्रोडक्ट का बढ़ाया तो कस्टमर मेरा प्रोडक्ट लेगा ही नहीं, यानी कि वो उसको सस्ता प्रोडक्ट चाहिए सबसे ज़्यादा। तो मेरा 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 टारगेट क्या है? मेरा टारगेट क्या, ऐसा कस्टमर है कि जिसको बहुत ज़्यादा सस्ता चीज़ चाहिए या फिर जिसको बहुत ज़्यादा महंगा चीज़ चाहिए। मैं क्या ओप्पो हूँ, क्या मैं सैमसंग, क्या मैं वीवो हूँ, क्या मैं एम आई हूँ, ठीक है, या फिर क्या मैं एप्पल हूँ जो कि सबसे महंगे से महंगा देगा। तो एप्पल का थोड़ा ना ये फोकस रहता है कि यार वो उसको मिडिल क्लास को जो है फ़ोन बेचने। एप्पल को तो जो है एकदम लग्जरी बना के बैठा है वो अपना ब्रांड को, तो उसको तो एकदम सब हाईफाई लोगों को माल बेचना है अपना, तो वो उसका कस्टमर फोकस हो गया। अब वीवो ओप्पो का फोकस क्या है कि भाई जो मिडिल क्लास वाले बंदे हो गए अपने जैसे, ठीक है, जिनका जो कि इतना महंगा फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको सारे फीचर्स भी चाहिए, तो वीवो और ओप्पो का ये वाला फोकस रहता है कि भाई अपने को जो है क्या करना है, बजटेड सेगमेंट को जो है, बजटेड जिसका बजट जो है फिक्स्ड बजट है, एक उसका लिमिटेड बजट है, तो अपने को वो वाले कस्टमर के लिए जो है अपने प्रोडक्ट बनाने। तो वो उसका करंट में क्या रहेगा, वो उसका करंट में प्रेजेंट का क्या रहेगा, प्रेजेंट का उसका वो कस्टमर फोकस रहेगा। फ्यूचर में हो सकता है वो भी जो है बोले कि मेरे को लग्जरी में एंटर करना है, ठीक है, अभी नहीं कर रहा वो बात अलग है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है ना। अपन मिशन के अंदर क्या देख रहे हैं, मिशन के अंदर अपन देख रहे हैं भाई प्रेजेंट पे तेरे क्या कस्टमर फोकस है। प्रेजेंट में तो तू बजटेड सेगमेंट को कैटर कर रहा है ना, प्रेजेंट में तो तू एक ऐसे कस्टमर को कैटर कर रहा है जो कि प्राइस सेंसिटिव है, कि अगर तूने थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाया तो अपना ब्रांड स्विच कर देगा। समझ रहे हो? प्राइस सेंसिटिव मतलब क्या, आगे ये टर्म आएगा। प्राइस सेंसिटिव मतलब क्या, आज से ही समझ लो। मतलब क्या कि भाई अगर मैंने थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाया तो कस्टमर बोलेगा कि भैया मेरे को तेरा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मेरे को तो चाहिए सबसे सस्ता प्रोडक्ट। तो मैं आया हूँ यहाँ पे सस्ता प्रोडक्ट लेने के लिए, तू प्राइस बढ़ा के दे रहा है मेरे को, तो फिर मेरे को तेरे से खरीदने का नहीं है, मैं किसी और से जाके कहीं और से जाके खरीद लूँगा। वैसी वाली बात होगी। तो प्रेजेंट में आपका क्या कैपेबिलिटीज़ है, प्रेजेंट में आपकी क्या एक्टिविटीज़ है, प्रेजेंट में आपका क्या कस्टमर फोकस है, और प्रेजेंट में आपका क्या रोल है सोसाइटी के अंदर में, क्या आप कितना आप सोसाइटी को प्रेजेंट में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो। तो वो सारी चीज़ें जो है आपके मिशन से जो है अपने को समझ में आ जाता है। तो याद रखना, मिशन किससे डील करेगा, प्रेजेंट से डील करेगा। विजन किससे डील करेगा, विजन आपके फ्यूचर से जो है डील करने वाला है। तो अब यहाँ पे अपन ने 3 एग्जाम्पल लिए, अगेन वही HDFC बैंक है, LIC है और आपका एप्पल है। तो इनके अपन जो है यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इनके जो है अपन यहाँ पे जो है मिशन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार इनके नाम को हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कौन से कंपनी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन HDFC के बारे में बात करते हैं। HDFC का मिशन देखते हैं क्या है सर। ठीक है, फर्स्ट टू बी प्रिफर्ड प्रोवाइडर ऑफ बैंकिंग सर्विस। क्या बोल रहे हैं कि भाई अपन जो है सबसे पहले जो है प्रिफर्ड जो है बैंकिंग सर्विसेज के, अगर कोई भी बंदे को कोई भी बैंकिंग सर्विस करना है तो उसके लिए सबसे पहला नाम उसके मुंह में जो है HDFC का आना चाहिए। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को बैंक अकाउंट खोलना है, सेविंग बैंक अकाउंट खोलना है, मेरे दिमाग में पहला नाम किसका आना चाहिए, HDFC का आना चाहिए। ऐसा उनका मिशन स्टेटमेंट है, ये उनका मिशन है कि भाई कस्टमर जब भी कोई भी बैंकिंग सर्विस जो है अवेल करना चाहे तो उसके दिमाग में HDFC है, उसके दिमाग में HDFC के अलावा कोई और है नहीं, और कोई आए नहीं। अगर ऐसा है तो उसके दिमाग में सिर्फ सबसे पहला जो है HDFC है। कोई अगर और भी उसके दिमाग में आ रहा है चलेगा, लेकिन सबसे पहला तो HDFC आना चाहिए उसके दिमाग में। ये क्या है सर, ये HDFC का जो है मिशन है कि भाई क्या, अपने अगर कोई भी बैंकिंग सर्विस अवेल करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी कंपनी का नाम आना चाहिए, HDFC। सबसे पहले कौन से बैंक का दिमाग में नाम आना चाहिए, HDFC बैंक। ठीक है, तो ये उनका क्या है सर, मिशन है कि भाई फर्स्ट टू बी प्रिफर्ड प्रोवाइडर ऑफ बैंकिंग सर्विस। कि भाई कोई भी अगर कस्टमर को कोई भी बैंकिंग सर्विस अवेल करनी है तो सबसे पहले उसका दिमाग में नाम किसका आना चाहिए, HDFC बैंक का आना चाहिए। फॉर टारगेट रिटेल एंड होलसेल कस्टमर सेगमेंट्स। अच्छा, उन्होंने अपना सेगमेंट्स भी देखो यहाँ पे डिफाइन करके रखा है। मैंने बोला ना कस्टमर प्रेजेंट कस्टमर फोकस क्या है, तो उन्होंने बता दिया यहाँ पे कि हमारा प्रेजेंट कस्टमर फोकस क्या है, होलसेल और रिटेल। कि हम लोग होलसेल कस्टमर और रिटेल कस्टमर को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा ये टारगेट है। तो इन्होंने टारगेट बता दिया, प्रेजेंट में उनका क्या कस्टमर फोकस है। तो प्रेजेंट में उनका क्या कस्टमर फोकस है, प्रेजेंट में उनका कस्टमर फोकस ये है कि भाई रिटेल और होलसेल, ये कस्टमर सेगमेंट के दिमाग में सबसे पहला नाम बैंकिंग सर्विस जब वो अवेल करना चाहते तो किसका आना चाहिए, HDFC बैंक का आना चाहिए। द सेकेंड इज टू अचीव हेल्दी ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी। उनका दूसरा मिशन क्या है, दूसरा मिशन उनका ये कि भाई अपने को प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करनी है। ठीक है, ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं चाहिए अपने को, स्टेडी प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक झटके में तुमने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर दिया, दूसरे झटके में बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया, ऐसे नहीं। धीमे 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 हमको ग्रो करना है, हमको धीरे 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 अपने प्रॉफिट को जो है ऊपर लेके जाना है। एकदम अपने को जो है हेल्दी ग्रोथ चाहिए। हेल्दी ग्रोथ चाहिए मतलब क्या, धीरे धीरे अपने को जो है स्टेप बाय स्टेप एकदम थोड़ा थोड़ा करके अपने को जो है लैडर को चढ़ना है और अपने प्रॉफिटेबिलिटी को ऊपर लेके जाना है, प्रॉफिटेबल लेना है अपने को। ठीक है, कंसिस्टेंट विद द बैंक्स रिस्क एपेटाइट। अपने को अपना जो बैंक का रिस्क एपेटाइट है उसके अंदर ही रहते हुए
अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को जो है अच्छा रखना है सर, कि अपन ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेंगे, जितना अपने से रिस्क बनता है अपन उतना रिस्क लेंगे। अभी रिस्क कैसे कि अपन अपने बैंक के लिए रिस्क क्या रहता है, तो बैंक के लिए रिस्क ये रहता है कि भाई अपन ने जैसे विजय माल्या जैसे लोग हैं, इन लोगों को लोन्स मत दो, ठीक है। अच्छे बंदे के उसकी पूरी अच्छी सी क्रेडिबिलिटी देखो कि यार वो लोन वगैरह रीपे कर सकता है नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें देखो, अच्छे से अपना एनालिसिस करो। आप जो है ये पढ़ोगे ऑडिट के अंदर, बैंक ऑडिट पढ़ोगे आप, बैंक ऑडिट का एक चैप्टर आएगा आपको, अगर आपने ऑडिट जहाँ से भी लिया रहेगा तो ऑडिट के अंदर आपको उन्होंने चैप्टर के बताए रहेंगे कि भाई कौन से चैप्टर में क्या क्या समझेंगे। तो एक आपका चैप्टर आता है आखिर में बैंक ऑडिट का, तो उसके अंदर अपने को बताता है कि यार बैंक ने कभी भी लोन देना चाहिए तो वो एक ऐसे बंदे को लोन देना चाहिए जिसका कैपेबिलिटी भी हो कि वो वापस रीपे कर पाए। और ये बेसिक बेसिक नॉलेज अपने को सबको रहता है कि यार बैंक ने लोन उस बंदे को देना चाहिए, फिर किसी ने भी उसी बंदे को लोन देना चाहिए जिसका उतना ताकत हो कि वो वापस रीपे भी कर दे उस लोन को। तो वैसे है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि यार अपने का जो भी रिस्क है अपन उस अपना जो रिस्क एपेटाइट है कि भाई अपन इतना इतना जो है इतना इतना लोन दे सकते हैं, इस बंदे को अपन इतना इतना लोन दे सकते हैं, तो उसके विद इन रह के उसको ध्यान में रखते हुए अपने को अच्छे से प्रॉफिटेबल रहना। ऐसे नहीं कि भाई फालतू में किसको भी लोन दे दिया लॉस में जा रहे हैं, ये हमारा मिशन नहीं है। हमारा मिशन ये है कि अपने का जो रिस्क एपेटाइट है उसके अंदर ही रह करके अपने को धंधा करना है, जितना अपन जो है अपना औकात है उसके अंदर ही अपने को रहना है, और अपने को क्या रखना है, प्रॉफिटेबल रखना है अपनी कंपनी को। तो ये उसका क्या मिशन है। तो मिशन के अंदर अगर आपने ध्यान दिया तो एक उसने पॉइंट यहाँ पे कवर किया किसका, प्रेजेंट कस्टमर फोकस का, उसने यहाँ पे मेंशन करके बता दिया रिटेल और होलसेल। अच्छा, प्रेजेंट में उसने क्या बोल दिया, उसने ये बोल दिया कि भाई सबसे पहले अगर किसी के भी दिमाग में अगर किसको भी जो है बैंकिंग सर्विस जो है अवेल करनी है, तो सबसे पहले जो नाम आना चाहिए उस बंदे के दिमाग में वो किसका आना चाहिए, HDFC का बैंक का आना चाहिए। दूसरा उसने क्या बोला कि भाई उसको प्रॉफिटेबल रहना है। और तीसरा उसने क्या बोला कि भाई अपने को जो है अपना जो रिस्क एपेटाइट है उसके विद इन रहकर ही काम करना है, उसके उसके बाहर हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके विद इन ही रहेंगे, उसके विद इन रहकर ही मस्त प्रॉफिट वगैरह अच्छे से कमाएंगे। तो ये क्या होगा आपका HDFC का मिशन स्टेटमेंट होगा। अच्छा, दूसरा अपन आते हैं LIC के मिशन स्टेटमेंट की तरफ पे। तो LIC क्या बोल रहा है, LIC बोल रहा है कि उसको ये इंश्योर करना है और इन्हांस करना है क्या, quality of life of people through financial security by providing products and services of aspired attributes with competitive returns and by rendering resources for economic development। सिंपल सी भाषा में आपको बोलूँ तो सिंपल सी भाषा में LIC का ये मिशन है कि उसको जो है अच्छे जो है इंश्योरेंस के जो प्लान्स है वो अच्छे इंश्योरेंस के प्लान्स बनाने, ऐसे प्लान्स बनाने चाहिए उसको बनाने जो कि अफोर्डेबल प्राइस पे है। कि अपने को प्रीमियम पे करना होता है, अपने लिए जो है इंश्योरेंस अपन जब भी लेते हैं तो अपने को प्रीमियम पे करना होता है। तो अब वो लोग ये बोल रहे हैं कि अपन ऐसा इंश्योरेंस प्लान बनाएंगे जिसमें प्रीमियम हम लोग हाई चार्ज नहीं करेंगे, और बजट के अंदर आए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बजट के अंदर आए, एक जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बंदा आता है उसके बजट में ऐसा हम लोग जो है प्लान्स बनाएंगे ताकि वो जो है उसको अफोर्ड कर सके, और उसका जो लाइफ है उसको हम लोग और इन्हांस करने के लिए देखेंगे कि भाई वो एक बार बंदा जब इंश्योरेंस ले लेता है तो उसका कैसे मतलब उसका दिमाग थोड़ा सा हल्का हो जाता है, हाँ चल ठीक है यार अपन ने इंश्योरेंस ले रखा है, अगर कुछ हुआ भी नीचे ऊपर तो फैमिली को पैसा मिल जाएगा, तो अपनी लाइफ बाकी की जितनी भी बची हुई लाइफ है उसको अच्छे से जी सकता है। तो कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि यार उसका जो एक वो है क्या है, उसके दिमाग में जो डर है, उसके दिमाग में जो बोझ है कि भाई उसके जाने के बाद क्या, वो अपन थोड़ा सा उसके दिमाग से उसके सर से हल्का कर दे और उसको जो है थोड़ा जो है फ्री कर ले, थोड़ा टेंशन फ्री कर ले, उसको टेंशन कम कर ले, और उसको एक अफोर्डेबल प्राइस पे हम लोग जो है अच्छा इंश्योरेंस प्लान जो है ऑफर करें। ये उसका जो है मिशन है LIC का। एप्पल के मिशन पे आ जाते हैं अभी सर, अपन एप्पल का क्या मिशन है। तो एप्पल पे बोलो क्या बोल रहा है सर, टू ब्रिंग द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस टू हिज कस्टमर। एप्पल बोल रहा है कि भाई प्राइस वाइज की बात करो मत, हमको जो जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो तुमको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देना है, कि अपना जो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है ना वो एकदम अच्छा होना चाहिए। अगर आप हमारा एप्पल का फ़ोन यूज़ करो तो आप उसके बारे में अच्छा ही बोलो, हमारा को ये चाहिए कि भाई कोई भी बंदा अगर एप्पल का फ़ोन यूज़ करे तो उसके बारे में सिर्फ अच्छा ही बोले, ठीक है। हम लोग उसको अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर दे कि भाई उसने जो परचेस किया है वो उसने अच्छा किया, वो वर्थ इट है, ठीक है। हम लोग उसको अगर प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो जो इन रिटर्न हम लोग उसको चीज़ दे रहे वो हम लोग उसको जो है क्या दे रहे हैं, एकदम अच्छी दे रहे हैं, जिससे वो जो है ये बोले कि भाई हाँ भाई तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो अपने को एकदम अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देना है, कस्टमर को एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा देना है, ये एप्पल का मिशन है। थ्रू इनोवेटिव हार्डवेयर, अपन ने उसकी विजन में भी देखा था कि यार वो अच्छा प्रोडक्ट देना चाहता है, तो मिशन में वो बोल रहा है कि कैसे वो अच्छा प्रोडक्ट देगा, इनोवेटिव हार्डवेयर के साथ देगा, इनोवेटिव सॉफ्टवेयर के साथ देगा, अच्छी सारी तुमको सर्विसेज देगा, तब जाकर के उसका विजन अचीव हो पाएगा कि भाई जो उसको अच्छे प्रोडक्ट देने थे। अगर अच्छा प्रोडक्ट वो कैसे दे पाएगा, वो उसके अपने मिशन में बताया कि भाई मैं इनोवेटिव हार्डवेयर रखूँगा, इनोवेटिव सॉफ्टवेयर रखूँगा, इनोवेटिव सर्विसेज दूंगा। तो इन शॉर्ट मैंने मेरा विजन पूरा कर लिया, मैंने तुमको एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर लिया। तो ये हमारा किसका मिशन हो गया, एप्पल का मिशन हो गया। तो मिशन के अंदर हमने पूरी, अगर मैं आपको समराइज़ करूँ मिशन केस में, तो अपन ने मिशन केस में सिर्फ एक बात देखी कि आप प्रेजेंट में आपकी क्या कैपेबिलिटी है, प्रेजेंट में आपकी क्या एक्टिविटीज़ आपने अंडरटेक करके रखी हुई है, प्रेजेंट में आपका क्या कस्टमर फोकस है, और प्रेजेंट में आपका क्या रोल है सोसाइटी के अंदर, ये आपका मिशन जो है डिफाइन करता है आपके लिए। सिंपल सी बात है बस। और अपन ने विजन में क्या देखा, विजन में देखा कि भाई फ्यूचर में आपकी क्या पोजीशन होगा उसका ये ब्लूप्रिंट है। दैट्स इट, ये दो लाइनें आप याद रखो, विजन और मिशन यहाँ पे आपका खत्म होता है सर।
ठीक है। तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, आपका जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर है उसका टास्क यहाँ पे खत्म होता है। अब आते हैं हम लोग जो है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है मिशन, अपन ने समझ लिया, सॉरी माय मिस्टेक, मैं बोल रहा खत्म हो गया, मिशन अभी तक खत्म नहीं है। मिशन के अंदर सर एक क्वेश्चन बाकी है, टेक्निकली देखा जाए तो ये खत्म हो चुका है, क्योंकि मई 24 के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो रिपीट करेगा सितंबर 24 में। तो सितंबर 24 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ मैं, तो टेक्निकली तुम्हारा पार्ट मतलब सॉर्टेड हो चुका है, ठीक है, क्योंकि वो मेरे को नहीं लगता रिपीट करेगा क्वेश्चन, ठीक है। बट अगर जैन 25 के हिसाब से देखो तो जैन 25 वाले बोलेंगे भाई यार हमको तुम ऐसे छोड़ के जाओगे क्या, नहीं नहीं तुमको नहीं छोड़ेगा, तुमको हम लोग यहाँ पे पूरा सा पूरा ये वाला जो क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से समझेंगे। ये वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, हाईलाइट करके मैंने बता दिया, जो कि आपका मई 2024 में पूछ लिया है। सितंबर 24 वाले चिल होके बैठ सकते हो तुम, अभी ये वाला अगर पार्ट तुम स्किप भी कर दोगे तो चलेगा, बिकॉज थोड़ा रिस्क तो बनता है, थोड़ा रिस्क है तो इश्क है कि नहीं। बट ऐसा नहीं है, तो हम लोग स्किप भी मत करने वाले पार्ट को, इसको भी सुन लेना तुम भी ध्यान से अच्छे से, कि भाई क्यों एक कंपनी के पास मिशन होना ज़रूरी है। अपन ने बेसिक समझ लिया कि यार मिशन होता क्या है, मिशन क्या होता है, विजन क्या होता है, ये तो अपन समझ लिया। विजन के अंदर एक आपका इंडिपेंडेंट क्वेश्चन था क्या, असेंशियल्स का, तो वो भी याद रखना। अब मिशन में वो क्या बोल रहा है, मिशन में वो ये बोल रहा है कि यार आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन के पास एक मिशन होना क्यों ज़रूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका एक मिशन। तो हमने 8 पॉइंट बताए, वो इस 8 पॉइंट के लिए आपका जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास मिशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्या है सर वो 8 पॉइंट, ये इंश्योर करना है आपको कि भाई आपका पर्पस एक हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कोई इनका एम्प्लॉय किसी और पर्पस के लिए काम कर रहा है, कोई एक एम्प्लॉय अपने और पर्पस के लिए काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। आपका हर एक एम्प्लॉय का जो पर्पस है ना वो एक होना चाहिए। जितने भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं ना, सबका पर्पस एक होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अपन जो है मान लो एप्पल है, अब एप्पल का क्या यहाँ पे मिशन है, एप्पल का मिशन है कि भाई अपने को जो है अच्छा एक ग्रेट प्रोडक्ट जो है कस्टमर को डिलीवर करना है, ये उसका विजन है। कैसे वो उसको डिलीवर करेंगे अच्छा एक प्रोडक्ट कस्टमर को, तो उन्होंने बोला कि यार अपने को जो है इनोवेटिव हार्डवेयर रखना है, इनोवेटिव सॉफ्टवेयर रखना है, तो ये उसका मिशन है कि यार अपने को इनोवेशन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो उसका मिशन क्या है कि भाई बहुत जितनी भी चीज़ें अपने पास उसको अपने को इनोवेट करके अच्छे से जो है क्रिएटिव तरीके से सामने लेकर के आना है। तो उसके सारे जो एम्प्लॉयज़ है उनका भी सेम ये पर्पस स्पेसिफाई हो गया ना। हमने मिशन बताया कि यार अपने को इनोवेशन, हमारा मिशन है कि अपने को सारी चीज़ें इनोवेट करनी है, तो ये अपना क्या है मिशन है। तो जैसे आपने मिशन स्पेसिफाई कर लिया है यहाँ पे, तो आपके लोगों को पर्पस पता लग गया ना, आपके जितने भी एम्प्लॉय आपके काम करेंगे उनको पर्पस पता लग गया कि यार अपने को इनोवेट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने हायर किया हुआ है, अपना ये काम है कि अपने को इनोवेशन करना है। तो एक पर्पस मिल गया सब लोगों को कि हाँ अपने को इनोवेशन करना है। तो ये किससे पर्पस मिला आपको, जब मिशन है। जब मिशन ही नहीं होगा तो उनको कैसे पता कि उनका पर्पस क्या है, तो समझ रहे हो। तो मिशन से उनको पता लग रहा है कि उनका पर्पस क्या है, और सबका पर्पस एक है। ऐसा नहीं है कि उसका पर्पस इनोवेशन है तो इसका पर्पस जो है मैं से फॉर एग्जांपल इसको एकदम सस्ते से सस्ते पार्ट्स लगाने, एकदम सस्ते से सस्ते चीज़ लगानी है ना। एक एम्प्लॉय बोल रहा है कि मैं एकदम अच्छे से अच्छे सारे क्वालिटी वाले सारे पार्ट्स का यूज़ करूंगा और एकदम अच्छा इनोवेशन के साथ प्रोडक्ट बनाऊंगा। एक एम्प्लॉय बोल रहा है यार मैं एकदम सस्ते पार्ट्स लगाऊंगा और एकदम एकदम लो कॉस्ट प्रोडक्ट दूंगा। अब एप्पल थोड़ा ना लो कॉस्ट प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है, एप्पल का थोड़ा ना वो मिशन है। तो जब मिशन आया तो मिशन आने की वजह से सारे लोगों का पर्पस एक जैसा हो गया। पहली बात तो ये होगा कि मिशन आया तो सब लोगों का पर्पस एक है। सब लोगों का पर्पस क्या है कि भाई अपने को इनोवेशन करना है। सब लोगों का पर्पस क्या है कि अपने को क्या करना है, इनोवेशन करना है। तो आपका जो पर्पस है उसका यूनामिनिटी हो गया, यानी कि सारे लोगों का पर्पस एक जैसा है। आप किसको भी जाके पूछोगे भाई बता तेरा पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो बोलेगा भाई मेरा पर्पस इनोवेशन करना है। दूसरे का पूछोगे वो भी आपको सेम चीज़ बोलेगा। लेकिन जब मिशन ही नहीं होगा तो कोई कुछ और बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा। ये बात अपने को समझनी है। इसके लिए अपने लिए मिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा सर अपने लिए मिशन क्यों ज़रूरी है सर, दूसरा अपने लिए मिशन इसके लिए ज़रूरी है कि अपने को एक बेसिस मिल जाए, एक अपने को बेस मिल जाए। आपको मिशन पता रहेगा तो आपको ये भी पता रहेगा कि यार मेरे रिसोर्सेज जो है इस तरीके से मेरे को यूज़ करने हैं, ठीक है। ये वाला एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो ये एरिया में मैं ज़्यादा रिसोर्सेज लगाऊंगा। ये एरिया मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मेरे मिशन के अंदर ये इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं यहाँ पे कम एरिया कम जो है रिसोर्सेज लगाऊंगा। तो मिशन से आपको क्या मिल रहा है, मिशन से आपको एक बेसिस मिल रहा है, ठीक है। एक आपके लिए स्टैंडर्ड सेट हो रहा है कि यार ये स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरे को जो है मेरे रिसोर्सेज जो है अलोकेट करना है और उनको यूज़ करना है, ठीक है। तो बेसिस आपको दो चीज़ों के लिए बेसिस मिल रहा है। एक चीज़ आपको किसके लिए बेस मिल रहा है, रिसोर्स को अलोकेट करने के लिए। तो दूसरा आपको जो है क्या मिल रहा है, बेसिस मिल रहा है कि आपके एम्प्लॉय लोग मोटिवेट हो रहे हैं कि यार अपने को यूज़ भी तो करना है यूटिलाइजेशन के लिए। तो बेसिस आपको किसके लिए मिल रहा है, अलोकेशन के लिए भी मिल रहा है बेसिस, और आपको यूटिलाइजेशन के लिए भी बेसिस मिल रहा है कि आप रिसोर्स को यूज़ भी कर पा रहे हो। उसके बेसिस के वजह बेसिस आपको मिल रहा है कि यार ये मेरा मिशन है तो मेरे को इस पर्पज़ के लिए मेरे रिसोर्स को यूज़ करना है, तो मेरे को यहाँ यहाँ अलोकेट करना पड़ेगा उसको। ये दो पॉइंट अपने यहाँ पे क्लियर होते हैं। फिर दूसरा अपना क्या इस्टेब्लिश होता है, जनरल टोन इस्टेब्लिश होता है मिशन की वजह से। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर मैं एम्प्लॉय ए से जाके पूछूंगा कि भाई तेरा क्या पर्पस है, तू क्यों इस एंटिटी के अंदर है, तो वो बोलेगा मैं इस पर्पस के लिए हूँ, मेरे को कंपनी का ये पर्पस है वो उसको पूरा करना है, मेरे को इनोवेशन के लिए यहाँ पे इन्होंने रखा है। तो वो भी आपको सेम चीज़ बोलेगा। एम्प्लॉय बी के पास जाओगे एम्प्लॉय बी भी आपको सेम चीज़ बोलेगा, एम्प्लॉय सी के पास जाओगे एम्प्लॉय
सी भी आपको सेम चीज़ बोलेगा। तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी मेंबर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जुड़े हुए, जिनसे जिनसे आप पूछोगे भाई तुम्हारा पर्पस क्या है, सब एक ही चीज़ आपको बोलेंगे कि भाई हमारा पर्पस है इनोवेशन करना। क्यों? क्योंकि हम लोग एप्पल है, और एप्पल के अंदर हम लोगों ने देखा एप्पल का क्या मिशन है कि उसको इनोवेशन करना है, उसको इनोवेशन करना है। याद रखना, एप्पल के टर्म्स में तुमको सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो तुम कंफ्यूज होगा इनोवेशन इनोवेशन क्यों बोल रहा है। एप्पल है, अपन 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 अपने आप को अपन ने एप्पल समझा है। तो एप्पल का मिशन क्या है? एप्पल का मिशन इनोवेटिव हार्डवेयर, इनोवेटिव सॉफ्टवेयर, इनोवेशन करना उसका मिशन है। तो जब अगर उसका ये मिशन होगा ही नहीं, तो फिर अपन बोल रहे हैं कि यार लोग जो है सारी तरीके से जो है कोई अलग डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा, कोई अलग डायरेक्शन में काम करना शुरू हो जाएगा। सबका डायरेक्शन एक होना चाहिए, इसके लिए अपना मिशन जो है जरूरी है। तो अपना एक जनरल टोन सेट होगा यहाँ पे। क्या सेट होगा सर? यहाँ पे जनरल टोन सेट होगा। और जनरल टोन की वजह से क्या हो रहा है सर, किससे भी जाके आप पूछोगे भाई तू क्यों है यहाँ पे, तेरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है, तो सब आपको एक ही चीज़ बोलेंगे। तो एक जनरल टोन यहाँ पे सेट होता है। अच्छा एक क्लाइमेट, अच्छा एक इन्वायरमेंट बनता है, ठीक है? लोग लोग एकदम मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है? तो अपन ने देखा ऊपर कि भाई अपने को विजन से जो है क्या मिलता है, इंथुजियाज्म मिलता है। तो मिशन से अपने को क्या मिल रहा है? मोटिवेशन मिल रहा है। तो याद रखना एम फॉर मिशन, एम फॉर मोटिवेशन, ये याद रखना। एमसीक्यू में तुमको वो पूछ सकता है शायद, अभी तक तो पूछा नहीं है, आगे वो शायद पूछ सकता है, या फिर अगर तुमको कोई आंसर में लिखना पड़ेगा तो ये एक तुम्हारे पॉइंट काम आएगा। तो अभी तक अपन ने 4 पॉइंट देखे। 4 पॉइंट में तो दो, एक तो पॉइंट आपका कॉमन है बेसिस वाला, कि आपका बेसिस मिल रहा है किसके लिए? रिसोर्स का अलोकेशन के लिए, रिसोर्स की यूटिलाइजेशन के लिए। पर्पस का यूनामिनिटी है और एक जनरल टोन मिल रहा है। तो अभी तक सारे पॉइंट सिमिलर है कहीं ना कहीं। उसके बाद आपको क्या मिल रहा है सर? टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट। सर आपको पता लग जाए कि यार मेरे को कौन सा पॉइंट है, किधर मेरे को फोकस करना है। आपको एक फोकस का पॉइंट मिल जाएगा, यार ये मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट में मेरे को क्या करना है? फोकस करना है, ठीक है? कोई एक्स जगह काम कर रहा है, कोई वाई जगह काम कर रहा है, कोई इधर काम कर रहा है, कोई उधर काम कर रहा है, ऐसा नहीं होगा सर। सबको आपने टास्क अलोकेट करके रखा रहेगा। तो जिसको आपने जो टास्क अलोकेट किया वो उसके लिए उसका फोकल पॉइंट है, तो वो सिर्फ उधर ही अपना दिमाग लगाएगा, वो सिर्फ वही काम करेगा जो आपने उसको अलोकेट किया हुआ है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है? तो आपका अभी तक अपन ने कितने पॉइंट देखे? 5 पॉइंट देखे। 5 पॉइंट के अंदर तो अपने 4 पॉइंट तो ऊपर के सिमिलर है। यूनामिनिटी ऑफ पर्पस, जनरल टोन, यूनामिनिटी ऑफ पर्पस, जनरल टोन सेट करता है, अच्छा क्लाइमेट सेट करता है हमारे बिजनेस का। फिर अपना पर्पस का यूनामिनिटी होता है, सारे लोगों का पर्पस एक होता है। बेसिस मिलता है किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को अलोकेट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए। फिर अपन ने 5वां पॉइंट क्या देखा कि भाई अपने को एक फोकल पॉइंट मिलता है। 5वां पॉइंट फोकल पॉइंट, समझ रहे हो? टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट फॉर दोज हु कैन आइडेंटिफाई विद द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? फिर अपने को जो है एक पर्पस स्पेसिफाई हो जाता है सर। अगला पॉइंट क्या आ रहा है? पर्पस एंड डायरेक्शन, ठीक है? कि यार अपने को पर्पस मिलता है। बेसिकली शायद ये एक ही पॉइंट है, इसको मेरे नोट्स पे इसको ये कर लेना, करेक्ट कर लेना। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एक ही पॉइंट है सर, ये वाला पॉइंट अलग नहीं है, ये वाला पॉइंट एक ही पॉइंट है। टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट फॉर दोज हु कैन आइडेंटिफाई विद द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस एंड डायरेक्शन। जिसको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है, जिसको पता है ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जा रही है, तो उसके लिए वो एक फोकल पॉइंट की तरह काम कर रहा है कि मेरे को इसी जगह पे फोकस करना, मैं इसी जगह पे फोकस करूंगा और अपना जो मेरे को जॉब दिया गया है, मेरे को जो टास्क दिया गया है, उसको मैं कंप्लीट करूंगा सर। तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। उसके बाद सर अगला पॉइंट वो क्या बोल रहा है? अगला पॉइंट बोल रहा है टू फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर। आपने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, आपने आपके गोल्स बना लिए, आगे अगर आप देखोगे तो अपना ये इस पे चर्चा भी होने वाला है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर पे। तो सर अपन क्या बोल रहे हैं सर? आपको फैसिलिटेट करना है सर, क्या आपको फैसिलिटेट करना है? आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है, आपके जो गोल्स है, उसको आपको आपके वर्क स्ट्रक्चर में भी जो है कन्वर्ट करना है। ऐसे नहीं कि आपने ऑब्जेक्टिव्स गोल्स बना करके छोड़ दिए तो आप बस वो ऐसे ही पढ़े, वो ऐसे एज ए स्टेटमेंट्स आपने लिख के रखा, हाँ ये मेरा गोल है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, और आपने उसको रख के साइड में पेपर को ऐसे बंद करके बुक के अंदर रख दिया। ऐसा नहीं चलेगा सर, आपको उसके लिए काम भी तो करना पड़ेगा। आप जब उसके लिए काम करोगे तभी तो आप वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओगे। तो ये इंश्योर करेगा आपका मिशन कि आपके जो गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, आप उनको वर्क स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करो, आप उनको वर्क स्ट्रक्चर में करो, ट्रांसलेट करो। तो उसके लिए भी आपको जो है मिशन मदद करेगा। उसके बाद वो क्या बोल रहा है? टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस। ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है, किस पर्पस के लिए आपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाया हुआ है, ये जो है आपका जो है मिशन स्टेटमेंट जो स्पेसिफाई करेगा। तो अगर आपको पर्पस को स्पेसिफाई करना है आपके ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपके पास एक मिशन स्टेटमेंट जो है होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट याद कर लो, घर पे जाके आराम से नोट्स बना के लिख लेना, तुमको आराम से याद हो जाएगा। ये 8 पॉइंट क्या है सर? कि आपका जो मिशन है, मिशन वो होना ऑर्गेनाइजेशन के पास क्यों ज़रूरी है, क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन के पास मिशन होना ज़रूरी है। तो इन 8 पॉइंट की वजह से सर, 8 नहीं 7 हो गए ना, ये अपन ने कट किया एक, तो 7 पॉइंट हो गए। एक मिनट लिख लेते, 4 और 3, ये 7 पॉइंट हो गए। तो ये 7 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है सर 7 पॉइंट? क्यों हमारे पास मिशन होना ज़रूरी है? ताकि हमारा जो है यूनामिनिटी ऑफ पर्पस हो,
अपने को बेसिस मिले किसके लिए, अपने को बेसिस मिले किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को अलोकेट करने के लिए, उनको यूटिलाइज करने के लिए। फिर अपने को क्या मिल सके सर, एक जनरल टोन सेट हो सके हमारा ऑर्गेनाइजेशन का। किसको भी जाके पूछेंगे भाई तेरा क्या पर्पस है, तेरा क्या मिशन है, वो अपने को एक चीज़ बोलेगा, दूसरे बंदे को पूछेंगे वो भी अपने को सेम चीज़ बोलेगा जो पहले वाले बंदे ने बोला। तो एक जनरल टोन सेट होगा। फिर अपने को एक फोकल पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना, फोकल पॉइंट मिलेगा, अपन सारे लोग एक ही जगह पे फोकस कर पाएंगे, एक ही चीज़ के लिए काम कर पाएंगे, तभी ऑर्गेनाइजेशन अपना मिशन को जो है अकम्प्लिश कर पाएगा। फिर अपने जो गोल्स हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको अपन ट्रांसलेट कर पाएंगे किसमें, वर्क स्ट्रक्चर में। यानी कि ऐसा नहीं सिर्फ पेपर पर लिख के रख दिया और उसको बुक पर बंद करके रख दिया, ऐसा नहीं, अपन उसके लिए काम भी करेंगे, उसके लिए काम करेंगे और उसको रियलिटी में जो है उसको अचीव भी करके दिखाएंगे। और उसके बाद अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है उसको स्पेसिफाई करने के लिए अपने को जो है मिशन स्टेटमेंट की ज़रूरत है। ये सातों पॉइंट आपको याद करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो बिल्कुल भी उसको जो है भूलना मत कि नोट्स तुमको बनाने हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम नोट्स बनाते रहो, सारी चीज़ें याद होती जाएगी सर। तो यहाँ पे अपना जो विजन है और मिशन है, फाइनली अपना कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का काम अब अपना जो है ऑफिशियली खत्म होता है। क्योंकि आगे अगर अपन देखेंगे तो आगे अपन बात कर रहे हैं किसकी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की। ओके सर, अपन अभी आगे आ जाते हैं और आगे आगे अपन इसको देखते हैं सर, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं सर। तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सर मैंने आपको एक चीज़ अगर याद रहेगा तो एकदम स्टार्टिंग में आपको शायद पहले लेक्चर में मैंने बताई थी। जब ऑब्जेक्टिव्स की अपन बात करते हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स आपके एक टाइम बेस्ड होते हैं, आप उनको मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। से फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया क्या कि भाई आपको सीए बनना है और आपको सीए बनना है 5 साल के अंदर, तो आपका ये ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर आपका ये गोल नहीं होगा, क्योंकि आपने 5 साल एक टाइम, उसके एक टाइम फ्रेम रखा है, आपने बोला इस टाइम फ्रेम के अंदर ही मैं इस टास्क को पूरा करूँगा। तो जब भी आप उसको मेजर कर सकते हो ना, आपके इतने इतने साल हो गए, इतने इतने साल में आपका फाउंडेशन हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, इतने साल बच्चे, हाँ भाई फाइनल क्लियर करके सीए तो बन जाएंगे। तो 5 साल के अंदर अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो तो अपन अचीव कर पा रहे, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि आप उसको मेजर कर सकते हो, वो टाइम बेस्ड है, एक विद इन एक टाइम फ्रेम आपने उसको सेट किया हुआ है। गोल्स के लिए मैंने आपको क्या बोला था, गोल्स के लिए ऐसे कोई टाइम नहीं रहता है, आपने बस बोल दिया कि यार मेरे को सीए बनना है। अब आप कब बनो, आप हो सकता है 5 साल बाद बनो, ठीक है। हो सकता है कोई एक्स पर्सन 10 साल बाद बन जाए, है ना। तो एक्स पर्सन की बात कर रहा हूँ, आपकी बात ही कर रहा हूँ, अपने पर्सनल मत लेना, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कोई एक्स पर्सन शायद हो सकता है 10 साल बाद बन जाए, ठीक है ना। तो वो उसके उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसने वो ऐसे टाइम फ्रेम नहीं रखा है कि भाई इतने टाइम फ्रेम के अंदर ही मैं इसको अचीव करूँगा, इस टास्क को कंप्लीट करूँगा। अगर उस टास्क को एक सर्टन टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट कर रहा है तो फिर वो उसका वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, फिर वो उसका गोल नहीं रहेगा। अगर टाइम फ्रेम नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली वो क्या बन गया, गोल बन गया सर। तो उन्होंने यही बात कही भी, अगर अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, दीज आर द बेस ऑफ मेजर दीज आर द बेस ऑफ मेजरमेंट, गोल्स आर द एंड रिजल्ट। गोल्स आपके बेसिकली एंड रिजल्ट है। आपने क्या बोला, आपने बोला कि भाई मेरे को जो है क्या करना है, सीए इंटरमीडिएट जो है क्लियर करना है। सीए इंटरमीडिएट आपका अपकमिंग अटेम्प्ट है सितंबर 24। तो आपने बोला कि भाई मेरे को सितंबर 24 के अंदर जो है सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना है। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन आपका एंड गोल क्या, आपका एंड गोल सीए बनना है। आपने अभी तक उसको बोला नहीं, लेकिन एंड गोल है क्या, क्यों सीए इंटरमीडिएट आप क्लियर करना चाहते हो, ताकि आप सीए बन जाओ, है ना। तो आपका एंड गोल क्या है, आपका सीए बनना, आपका एंड 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 रिजल्ट है। तो वो एंड रिजल्ट क्या होगा, आपके लिए गोल बन गया, दैट द ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू अचीव। उसको अचीव करने के लिए आप इंटरमीडिएट क्लियर कर रहे हो, ठीक है ना। तो उसको आप अटेम्प्ट करने के लिए कर रहे हो, इंटरमीडिएट क्लियर कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्टिव्स आर टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स। मैंने बताया आपको टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स। आपने बोल दिया 5 साल के अंदर सीए बनना है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि ये टाइम बेस्ड होगा ना। आप आपके टारगेट को मेजर कर पाओगे कि भाई इतना इतना टाइम हो गया, फाउंडेशन हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, अपन अभी सीए फाइनल क्लियर करके 5 साल के अंदर सीए बन रहे, ठीक है। तो आप मेजर कर सकते हो सारी चीज़ों को। जब आप मेजर कर पा रहे हो उस चीज़ को, जब आपके टारगेट को आप मेजर कर पा रहे हो कि कितने कितना परसेंट अपन ने अचीव कर लिया, तो फिर वो आपका फिर वो गोल नहीं, फिर आपका वो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो विच हेल्प इन अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स। एट द एंड ऑफ द डे आप गोल्स को आपके अचीव कर रहे हो सकता है आपने 5 साल के अंदर सीए बनना है, तो उसके बाद कुछ आपने और कोई गोल रखा रहेगा कि 5 साल के अंदर सीए करेंगे, फिर जाके घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे। तो घर खरीदना, गाड़ी खरीदना इज योर गोल। आपने उसके लिए टाइम नहीं रखा कि भाई इतने टाइम में सीए बनेंगे, इतने टाइम के बाद, इतने टाइम के बाद अपन क्या करेंगे, घर और गाड़ी करेंगे। नहीं, आपने बोला इतने टाइम में सीए करेंगे, उसके बाद अपन घर गाड़ी वगैरह सारा कुछ करेंगे, बस सारा कुछ सेटल वगैरह करेंगे। तो फिर सेटल होना, घर गाड़ी वगैरह लेना, इट विल बिकम योर गोल, ठीक है सर। तो ये बात आपको समझना है। विच हेल्प इन अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स। आपके पहले आप जैसे जैसे आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते जाओगे, वैसे वैसे आप उतना नज़दीक आपके गोल्स के आते जाओगे। ये बात आपको समझना है। दीज आर द एंड रिजल्ट्स विच आर टू बी अटेम्प्ट विद द हेल्प ऑफ एन ओवरऑल प्लान। सर आपका एक ये क्या है सर, गोल्स क्या है, गोल्स आपके एंड रिजल्ट्स है। और आप एंड रिजल्ट्स तक कैसे पहुंच पाओगे, जब आप प्लानिंग करोगे अच्छे से, जब आप अच्छे सारी चीज़ों को प्लान करोगे, प्लान करके आप चलोगे, आपके प्लान के बेस पे आप जैसे जैसे काम करोगे, वैसे वैसे आप क्या कर पाओगे, आपके गोल्स के जो है नज़दीक आ पाओगे। तो गोल्स के नज़दीक अगर अपने को जाना है तो कैसे जा पाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स अपने अचीव करते जाएंगे, ऑब्जेक्टिव अपने कंप्लीट करते जाएंगे, गोल्स के हम लोग धीरे धीरे नज़दीक आते जाएंगे। और उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपने को प्लानिंग करनी पड़ेगी। अच्छे से प्लान करेंगे सारी चीज़ों को, तभी अपन जो है अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है।
हाउएवर इन प्रैक्टिस नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आप इन मतलब एक रियल लाइफ में आप जाओगे तो रियल लाइफ में ऐसे सच आपको नहीं बताएंगे भाई ऑब्जेक्टिव टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट होता है। नॉर्मल बंदे के लिए जो सीए नहीं कर रहा है, जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहा है, उसके लिए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एक जैसे हैं। लेकिन अपने को पता है अपने लिए गोल्स अलग है, ऑब्जेक्टिव्स अलग है, ठीक है। नॉर्मल बंदा तो इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेता है, मेरा ये गोल है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, इतने इतने टाइम में मैं जो ये चीज़ को अचीव करना चाहता हूँ उसको भी गोल बोलेगा, ठीक है। लेकिन जब अपने को पता है कि भाई कोई अगर टाइम बेस्ड होता है, टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट है, तो वो अपने लिए गोल नहीं, वो अपने लिए ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये सिर्फ सी ए इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो कि ग्रुप टू कर रहा है, ग्रुप टू के अंदर भी वो एसएम को अच्छे से पढ़ रहा है, सिर्फ उसके लिए ये जो है डेफिनेशन एप्लीकेबल है। नॉर्मल पैरेलसिस में अगर आप देखोगे तो सारा कुछ सेम है, ठीक है। उसके बाद वो आगे क्या बोलता है, द विजन मिशन बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन द फिलोसफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करना चाहती है, बेसिकली उसका क्या इंटेंट है, उसका क्या पर्पस है, किस डायरेक्शन में वो जाना चाह रही है, कैसा वो फ्यूचर बनना चाह रही है, ये अपने को कैसे पता लगता है, आपका विजन मिशन बिजनेस डेफिनेशन बिजनेस मॉडल से पता लगता है। बट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रिप्रेजेंट द रिजल्ट्स टू बी अचीव इन मल्टीपल एरियाज ऑफ बिजनेस। अपने को तो ये पता चल रहा है कि उसका इंटेंट क्या है। अपन विजन मिशन बिजनेस डेफिनेशन बिजनेस मॉडल इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो अपने को रिजल्ट के बारे में नहीं पता लगता कि भाई रिजल्ट क्या होगा, अपने को ये सारी चीज़ें करके अचीव क्या होगा ये नहीं पता चला। अपने को बस इससे डायरेक्शन मिलता है कि इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, अपने को इस डायरेक्शन में अपने को जाना है, ये अपना पर्पस है, ये अपना इंटेंट है। लेकिन जो एंड रिजल्ट है कि भाई रिजल्ट उसके ये सारी इस डायरेक्शन में जाके अपने को मिलेगा क्या, वो अपने को जो है अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को जो है देख करके जो है पता लगता है, ठीक है। कि मल्टीपल बिजनेस एरियाज़ के अंदर जो हम लोग का रिजल्ट आएगा, माने कि वो अपन अपने गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव जो है अपन क्या कर रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। वाइल द स्ट्रैटेजिक इंटेंट इज द पर्पस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव। स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या है कि यार एक पर्पस जो कि अपना ऑर्गेनाइजेशन एम कर रहा है अचीव करने के लिए। वैल्यूज फ्रॉम द ओमनी प्रेजेंट फाउंडेशन ऑफ ईच एंड एवरी डिसीजन दैट द मैनेजमेंट टेक्स एंड मतलब बेसिकली आपका जो जो मैनेजमेंट डिसीजन यहाँ पे लेता है, ठीक है, जैसे जैसे वो डिसीजन लेते जाएगा वैसे वैसे वो जो है आगे बढ़ते जाएगा और अपने पर्पस को जो है अकम्प्लिश कर पाएगा। तो स्ट्रैटेजी इंटेंट के अंदर वही होता है कि यार अपने पर्पस होता है, उस पर्पस को अपने को अचीव करना है, उसके लिए मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, जैसे धीरे धीरे टारगेट्स कंप्लीट करता है और उसके बाद अपना जो है एंड रिजल्ट तक पहुंच जाता है। और एंड रिजल्ट तक जैसे ही वो पहुंच गया तो उसका जो है मिशन गोल्स विजन वो सारे जो उसके अचीव हो जाते हैं। उसके बाद सर अपन आगे आते हैं, आगे क्या बोल रहा है सर, एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट वैल्यूज इज लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन विथ नो रियल इंटेंट। कि भाई अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बिना वैल्यूज़ के काम कर रहा है ना, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का कोई रियल इंटेंट ही नहीं है, ठीक है ना। एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट वैल्यू इज लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन विद नो रियल इंटेंट। कि अगर उसको कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, वैल्यू बोलते हैं ना अपने उसूल, ठीक है ना, अपने उसूल, ये मेरे उसूल है भाई, मैं मेरे उसूलों के खिलाफ जाके काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ अपने उसूल रहते हैं कि भाई ये मेरे उसूल है, उसके इस उसूल के अगेंस्ट में जाके ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकता। तो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास कुछ अपने वैल्यूज ही नहीं है, अपने कुछ उसूल ही नहीं है, अपने सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ही नहीं है, तो अपन बोलते हैं ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई ढंग का कोई इंटेंट ही नहीं है, इसका कुछ करना ही नहीं है, ऐसे टाइम पास के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना के बैठे हैं, ठीक है। तो अपन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है ऐसे टाइम पास वाला ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। फिर सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, मेरे को बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी लगती है कि आपको सितंबर 24 के अंदर या फिर जनवरी 25 के अंदर जो है क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव्स का जो है, ऑब्जेक्टिव्स के जो है वो पूछ रहा है आपके ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। ऑब्जेक्टिव्स मतलब बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है आ सकता है सितंबर 24 या फिर जनवरी 25 के अंदर में। बताओ अपने को ऑब्जेक्टिव्स आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के। तो एक एक करके अपने ऑब्जेक्टिव्स के अपन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए। तो अपना ऑब्जेक्टिव जो है शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इज एनवायरमेंट। सबसे पहले तो अपन बोल रहे हैं आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जो कि डिफाइन कर ले आपके ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप उसके इन्वायरमेंट के साथ में, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप किसके साथ में, उसके इन्वायरमेंट के साथ में। दूसरा अपन क्या बोल रहे हैं करके, दे शुड बी फैसिलिटेटिव टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस। आपके जो ऑब्जेक्टिव है ना वो आपको हेल्प करने चाहिए किस चीज़ में, कि आप आपके मिशन और आपका जो पर्पस है उसको अकम्प्लिश कर दो, उसको आप अचीव कर लो। उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। दे शुड प्रोवाइड द बेसिस फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। आपको जो है क्या करना है, अपन ने ऊपर पढ़ा ना कि जैसे जैसे मैनेजमेंट जो है डिसीजन लेते जाएगी वैसे वैसे वो उसके जो है गोल्स, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके करीब पहुंच जाएगी, वैसे वैसे वो टारगेट्स कंप्लीट कर रही है। टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेने पड़ेंगे काफ़ी सारे। वो डिसीजन जैसे जैसे लेते जाते जाएगा, टारगेट्स कंप्लीट करते जाएगा, वैसे ही वो अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते जाएगा। तो इसके लिए आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आपके डिसीजन मेकिंग में आपको जो है हेल्प करनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपको बताता है कि बेस देता है कि यार ऐसे ऐसे डिसीजन मेकिंग करो तब जाकर के तुम तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स जो है अचीव कर पाओगे। तो ऑब्जेक्टिव आपको बताता है कि यार ऐसे इस तरीके से तुमको जो है तुम्हारा थॉट प्रोसेस रखना पड़ेगा, उस डायरेक्शन में तुमको सोचना पड़ेगा जिस डायरेक्शन से मैं अचीव हो जाऊँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आपको क्या देगा सर, एक बेसिस देगा
जिससे आप क्या कर पाओगे, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग कर पाओगे एंड अल्टीमेटली आपके जो भी गोल्स वगैरह रहेंगे वो आप अचीव कर पाओ। ये सर, तो अभी तक अपन ने 3 पॉइंट देखा। 3 पॉइंट के अंदर अपन ने क्या देखा कि भाई अपने ऑब्जेक्टिव जो है क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप उसके इन्वायरमेंट के साथ में। दूसरा वो क्या करेंगे, आपके मिशन एंड आपके पर्पस को अच्छी अकम्प्लिश करने में जो है मदद करेंगे। तीसरा अपने को एक बेसिस देंगे जिससे अपन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। चौथा वो क्या बोल रहा है सर, एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे जिससे आप आपके परफॉर्मेंस को जो है इंप्रूव कर पाओगे, परफॉर्मेंस को आप बढ़ा पाओगे, परफॉर्मेंस को आप इंप्रूव कर पाओगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल कर पाओगे। ठीक है, एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा उसके लिए आपके लिए। उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव जो है क्या क्या होने चाहिए, कॉन्क्रीट होने चाहिए एंड स्पेसिफिक होने चाहिए। ठीक है ना, आपको मतलब एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आपका जो ऑब्जेक्टिव एकदम कॉन्क्रीट होना चाहिए। जैसे कि आपने बोल दिया कि भाई मेरे को सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना है, तो ये कॉन्क्रीट नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। जब आप ये बोलोगे कि भाई मेरे को सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना है सितंबर 24 के अटेम्प्ट में ही, तो फिर वो आपका जो है थोड़ा सा कॉन्क्रीट हो रहा है चीज़। तो वो एकदम स्पेसिफिकली बात कर रहे हो कि हाँ भाई इसी अटेम्प्ट में अपने को सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना है, तो वो स्पेसिफिक हो रहा है ना। जब आप सिर्फ बोल रहे हो कि यार सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना है, तो इससे आपको कौन से अटेम्प्ट में क्लियर करना है, कितने साल बाद क्लियर करना है, वो नहीं पता चल पा रहा है ना अपने को। तो आपको आपका ऑब्जेक्टिव एकदम स्पेसिफिकली जो है सेट करना पड़ेगा, एकदम कॉन्क्रीट होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव। तो सर दे शुड बी क्या सर, दे शुड बी कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक। आपके ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, कॉन्क्रीट होने चाहिए एंड स्पेसिफिक होने चाहिए। दे शुड बी रिलेटेड टू अ टाइम फ्रेम। जैसे कि मैंने आपको बोला एक टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो कंप्लीट करना चाहिए आपको। अगर आप कोई भी चीज़ को टाइम फ्रेम के अंदर सेट नहीं कर रहे हो कोई भी, तो फिर वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं, फिर आपके वो गोल बन जाएंगे। फिर भले ही वो स्पेसिफिक हो, कॉन्क्रीट भी हो, तो भी आपको जो है टाइम फ्रेम जो है यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। जैसे अपना जो टाइम फ्रेम अभी सितंबर 24 में 3-4 महीने का पड़ा है, तो वो 3-4 महीने के अंदर आपका जो है क्या करना है, आपको उसको जो है कंप्लीट करना है। आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको आपको 3-4 महीने के अंदर अचीव करना है, तो फिर वो आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही कहलाया जाएगा, वो आपको गोल नहीं कहलाया जाएगा फिर। तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए सर, टाइम फ्रेम से रिलेट करना चाहिए। ठीक है, टाइम होना चाहिए जिससे आप उसको मेजर कर पाओ। फिर उसके बाद जैसे दे शुड भी क्या, मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। अब जब टाइम फ्रेम अपन ने सेट कर ही दिया है, एक विदिन टाइम फ्रेम अपन ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया हुआ है, तो अपन उनको मेजर भी कर पाएंगे और कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए, मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल होना चाहिए। फिर अपन क्या बोल रहे थे, चैलेंजिंग भी होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव चैलेंजिंग होंगे तभी तो आपको उनको अचीव करने में मजा आएगा। समझ रहे हो जरा, ऑब्जेक्टिव अपना जो है अपना क्या है कि अपने को सी इंटरमीडिएट क्लियर करना है सितंबर 24 के टाइम में। तो जरा अपने को क्या करना है, अपने वो चैलेंजिंग है ना, अपने वो चैलेंजिंग यार, चैलेंज यार अपने को ये पूरा करना है। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सिर्फ चैलेंजिंग होना चाहिए। तो अभी तक अपन ने कितने पॉइंट देखे, अभी तक अपन ने जो है कितने पॉइंट देखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट देखे। तो 8 पॉइंट में अपन ने क्या देखा अभी तक, ऑब्जेक्टिव अपन देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना ध्यान से। कि आपका जो सबसे पहला वो डिफाइन करेगा ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप होगा अपने एनवायरनमेंट के साथ में। दूसरा अपन अपने को वो मदद करेगा क्या, अपने मिशन एंड पर्पस को अचीव करने में, अकम्प्लिश करने में। तीसरा अपने लिए वो एक बेस सेट करेगा किसके लिए, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए। फिर अपने लिए वो स्टैंडर्ड सेट करेगा किसके लिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। फिर जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो कैसे होने चाहिए, कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक होने चाहिए। एक टाइम फ्रेम के अंदर अपन उनको जो है सेट करेंगे, ये करेंगे, सेट करेंगे। उसके बाद सर वो क्या होना चाहिए, मेजरेबल होगा एंड कंट्रोलेबल होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव। और लास्ट क्या होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव, चैलेंजिंग होना चाहिए। आखिरी के 2 पॉइंट और बचते कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है ना, वो आपस में अपने साथ क्या करना चाहिए, कोरिलेट करने चाहिए सर। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने ऑब्जेक्टिव बना दिए, 10 ऑब्जेक्टिव बना लिए, वो आपस में कोरिलेट नहीं कर रहे। ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्टिव रख लिया कि भाई सितंबर 24 के अंदर आपको क्या करना है, सी इंटरमीडिएट क्लियर करना है। दूसरा आपने ऑब्जेक्टिव बना लिया कि भाई मेरे को अगले साल डॉक्टर बनना है। हाँ, अगले साल डॉक्टर बनना, मतलब क्या कर रहा है कि भाई सी इंटरमीडिएट का तू सितंबर 24 का अटेम्प्ट क्लियर करेगा, अगले साल तू बोल रहा डॉक्टर बन जाएगा। भाई ये क्या बात है, ये आपस में कोरिलेट कर रहे हैं ना, ये कोरिलेट ही नहीं कर रहे हैं ना आपस में। होना चाहिए इसके बाद तेरा अगला क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भाई मैं अगर सी सितंबर 24 के अंदर सी इंटरमीडिएट क्लियर कर रहा हूँ, तो मैं डैश डैश अटेम्प्ट में सी ए फाइनल क्लियर कर लूँ। अगला ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। तो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव फिर तेरा आपस में कोरिलेट कर जाएगा। लेकिन तू बोल रहा है अगले साल भाई मैं डॉक्टर करना शुरू कर दूंगा, डॉक्टर बनना शुरू कर दूंगा। ये डॉक्टर मतलब बेसिकली नीट वगैरह जो एग्जाम होती है वो देना शुरू कर दूंगा, उसके लिए तैयारी शुरू कर दूंगा। तेरा ऑब्जेक्टिव कोरिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो जितने भी तेरे ऑब्जेक्टिव है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, वो आपस में कोरिलेट करने चाहिए सर। फिर आता है अगला लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है वो, ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट विद इन द कंस्ट्रेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अच्छे से अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करो। प्रोबेबली हमारा जो चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 जिसके अंदर अपन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करेंगे, उसके अंदर हम लोग अच्छे से समझेंगे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कैसे हम लोग एनालाइज करेंगे। तो वो बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव जब आप सेट करोगे ना, तो सेट करने से पहले आप अच्छे से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को देख लेना। आपकी उतनी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, उतनी कैपेसिटी भी होनी चाहिए आपकी कि आप उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो आपके रिसोर्सेज होने चाहिए, एम्प्लॉय होना चाहिए, मैन पावर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, सारे आपके रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए। अच्छे से ऑर्गेनाइज आपने उन्होंने करना चाहिए। तो जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप आपके ऑब्जेक्टिव्स सेट करना।
तो ये सारे पॉइंट आपके जो है मेरे ख्याल से आपको क्लियर रहेंगे। ये सारे कितने पॉइंट थे आपके, कुल मिला के कितने पॉइंट थे, 8 तो इधर हो गए, 10 पॉइंट है सर। 10 पॉइंट में क्या बोला अपन ने, ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये 10 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। आराम से घर पे जो मैं टेलीग्राम चैनल पे नोट्स अपलोड करूँगा उसको अपने हाथों से तुम बनाना। जब तुम लिखोगे सारे नोट्स तो तुमको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद होती जाएगी। कल भी जब तुम आओगे क्लास में तो अपन शुरुआत में रिवीजन कर लेंगे, खुद से भी तुमको करके आना है। जनवरी 25 वाले आराम से तुम धीरे धीरे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सितंबर 24 वालों के लिए खासकर मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि भाई तुमको जो है रेगुलर बेसिस पे जो है सारा कुछ रिवाइज भी करते चलना, तभी तुम एग्जाम तक रिटेन कर पाओगे सारी चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद सर अपन लास्ट पॉइंट पे आते हैं, एकदम छोटा सा पॉइंट है वैल्यूज़ के ऊपर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैल्यूज़ वाला पार्ट, तुम इतना इंपॉर्टेंट इसको समझो मत। चैप्टर 5 में अगेन थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूज़ का अपन जो है पार्ट वहाँ पर छेड़ेंगे, तो वहाँ पे अपन और डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे एकदम सिंपल सी बात समझो, वैल्यूज़ मतलब क्या, अपने उसूल है ना, अपने प्रिंसिपल्स। तो वही सर वही बोल रहे हैं कि भाई आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अपने कुछ वैल्यूज़ होने चाहिए, अपने उसूल होने चाहिए, अपने प्रिंसिपल होने चाहिए। अब वो आपके ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेंगे सारे प्रिंसिपल्स। वो आपके जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर है, जो आपके टॉप लेवल पे जो आकर के बैठे हुए, वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या आपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल से, क्या आपने उसूल से। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको डिफाइन करनी है और वो सारी चीज़ें आपको सेट करनी है। तो इतना ये पार्ट जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली आपका जो है यहाँ पर जो है हमारा स्ट्रैटेजिक इंटेंट का पार्ट जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप देखोगे तो अपन ने विजन समझा, मिशन समझा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव समझा, और एक वैल्यूज़ का छोटा मोटा पार्ट था जो कि मैंने आपको बता दिया, उसूल है, प्रिंसिपल है, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप मोस्ट लेवल पे जो बैठे हैं लोग, वो लोग जो है डिसाइड करते हैं कि क्या वैल्यूज़ होंगे। वो आपका जो है होना ज़रूरी है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, तो उसको आप इग्नोर कर लेना। एंड यहाँ पर सर आपका क्या होता है सर, स्ट्रैटेजिक इंटेंट जो होता है खत्म होता है। तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये वाला क्वेश्चन है आपका, ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्टिव्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ये वाला मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। तो ये वाला आप अच्छे से एक बार रिवाइज करके आना घर से, सितंबर 24 वाले और जनवरी 25 वाले एकदम आराम से ले सकते हैं। ये अपना कितना लेक्चर का ड्यूरेशन हो गया मैं देख लूँ, तो ऑलमोस्ट 1 और 20 मिनट्स का अपना लेक्चर हो गया। तो ऑलमोस्ट अपना हर एक लेक्चर इतनी ड्यूरेशन का रहेगा। तो आई होप आपको सब एकदम अच्छे से जा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी दिक्कत है तो तुम बिंदास मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। अगर तुमको स्पीड लग रहा रहेगा मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा स्पीड को स्लो कर लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, पहली बार मैं पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर बैच पहली बार मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले मैंने मेरे को रिवीजन एकदम सुपर फास्ट चीज़ों का जो है आदत है मेरे को, सो रिवीजन एकदम सुपर फास्ट तरीके से करना। तो मैं थोड़ा शायद मैं कहीं ना कहीं फास्ट जा रहा हूँ, बट तुमको ऐसा तो कुछ नहीं है जो कि तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहा रहेगा। एकदम बेसिक चीज़ है सर, आराम से तुम रीड करो, एक बार घर पे तुम रीड करोगे, नोट्स लिखोगे तो तुमको ऑल और अपना ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लियर होती जाएगी। और मेरा ये फर्स्ट टाइम है टीचिंग का, पहली बार मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ एकदम रेगुलर बैच, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कमेंट्स में अगर तुम फीडबैक दोगे तो मैं फिर और इम्प्रूव कर पाऊँगा चीज़ों को, कि कुछ अगर स्लो फास्ट कुछ हो रहा होगा तो वो अपन एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो उसके लिए तुम्हारे कमेंट्स मेरे लिए मैटर करेंगे, तो कमेंट्स ज़रूर से करना। और अपने दोस्त जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह होंगे आपस में, उनके साथ भी शेयर करो, उनको भी बताओ कि भैया यार बंदा है एक, ठीक है, खुद भी पढ़ रहा है, दूसरों को भी पढ़ा रहा है, फ्री में काम कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा तो मेरा तुम करो, पब्लिसिटी करो, थोड़ा मार्केटिंग तो करो मेरा। लोगों को तो बताओ कि अपना ऐसा फ्री बैच चल रहा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, जो कि तुम बाहर पैसे देते, 5-6 हज़ार रुपये तुमको बाहर की तरह देने पड़ते। अगर फेस टू फेस जाते तो शायद और भी तुम्हारा कॉस्ट बढ़ जाता, ठीक है। वही मैं तुमको फ्री में यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ, तो तुम्हारा कितना मैं फ़ायदा करवा रहा हूँ, तो तुम थोड़ा मेरा भी तो फ़ायदा करो। हाँ, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। टेलीग्राम ज्वाइन करो, बिकॉज टेलीग्राम पे मैं डेली बेसिस पे होमवर्क अपडेट कर रहा हूँ, तुम्हारा होमवर्क देते जा रहा हूँ मैं तुमको वहाँ पे, हैंड रिटन नोट्स का, जो कि जब अपन रिवीजन करेंगे तो तुमको बहुत काम आने वाले हैं वो। तुमको आज शायद लग रहा रहेगा कि यार क्या ये बंदा यार होमवर्क करवा रहा है, बाकी कोई फैकल्टी तो करवाती नहीं है, ठीक है। मेरे टाइम पे भी जो क्लासेस कर रहे थे वहाँ पे भी मेरे को कोई ऐसे हैंड रिटन नोट्स नहीं दिखाए हुए थे, ये मेरे खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स है, जो कि मैंने खुद से बनाए हुए। और ये वाले नोट्स भी जो तुम देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, सारे नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए। तो ऐसे नहीं मेरे को किसी तरह से बनाया मिला, मैंने खुद से दिमाग लगाया, खुद से बनाया है। तो मेरे को पता है ये चीज़ें हेल्प करती है, इसलिए मैं तुमको ही बोल रहा हूँ कि हैंड रिटन नोट्स बनाओ। जब तुम वो बनाओगे तो तुमको आखिर के दिनों में रिवीजन जब तुम करने बैठोगे बहुत काम आएगा तुमको। जब तुम्हारा पूरा का पूरा रिवीजन 2 घंटे में हो जाएगा ना, तब तुम मेरे को याद करोगे यार इतना जो अपन ने एफर्ट लगाया, रेगुलर बैच किया, ठीक है, 50-60 घंटे डाले, उसके बाद सिर्फ 2 घंटे में पूरा काम खत्म हो रहा है। तो तब तुमको मज़ा आएगा, तब तुमको असली आनंद मिलेगा सारी चीज़ों का। तो उसके लिए तुमको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा तुमको थोड़े एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। तो वो तुम डेली बेसिस पे करो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमको अगले लेक्चर में। डेली बेसिस पे लेक्चर अपलोड हो रहे, मस्त मज़े से देखो, इन्जॉय करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में, ठीक है। टेक केयर।